हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी माय कोर हस्बैंड के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था। हमने विंग का जो पर्सपेक्टिव था उसके हिसाब से देखा था कि विंग वांगजी को लेकर अब तक क्या फील करता आया है। उसके बाद हमने देखा था कि विंग अपने हस्बैंड को मनाने के लिए वांगजी के घर आया था। वांगजी विंग को छोड़कर आ चुका था और डिवोर्स देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही विंग उसके घर पर आ चुका था और उसे मनाने की तैयारी कर रहा था। या फिर कहें कि अब विंग ने अपना लव कन्फेस किया था और वांगजी से मौका मांगा था कि वो वांगजी को रिस्पॉन्डेड नहीं करेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो उसे वांगजी को बताना है, बहुत कुछ ऐसा है जो उसे वांगजी के साथ शेयर करना है और इसके लिए वांगजी उसे समय देना होगा। वांगजी विंग प्रूफ करके रहेगा कि वो वांगजी से कितना प्यार करता है। और विंग की आंखों की सिंसियरिटी को देखकर पता नहीं क्यों पर वांगजी ने हाँ कर दिया था और उसने विंग को एक मौका दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो डरा हुआ था कि कहीं ये आखिरी मौका भी विंग खो ना दे और ना विंग उसका विश्वास फिर से ना तोड़ दे। पर उसने एक मौका दे दिया था। उसके बाद हमने विंग का कन्फेशन देखा था रात को और वो दोनों सो चुके थे। विंग फ्लोर पर सो रहा था जहाँ पर वांगजी ने ठीक से बेड लगा दिया था नीचे ही एंड वांगजी खुद बेड पर सो रहा था। आइए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी एंड हमारा वांगजी जैसा कि उसकी हैबिट है, वो सुबह 6 बजे उठ चुका था बिना किसी अलार्म के, बिना किसी की मदद के। वांगजी की बचपन से यही हैबिट है, इसलिए उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने टाइम पर ही उठ जाता है। जैसे वांगजी उठता है वो वैसे तो अपना रूटीन करता है, लेकिन वांगजी उठने के बाद उसे कल रात का जो कुछ भी हुआ था वो याद आता है, इसलिए अपनी नज़रों को घुमा कर नीचे देखता है। जब वो देखता है तो वो देखता है कि विंग बेड नीचे फ्लोर पर ऐसे सो रहा है जैसे कोई बच्चा सोता है। विंग के दोनों पैर फैले हुए थे और विंग का एक हाथ अपने चेस्ट पर था और एक हाथ नीचे ज़मीन पर था। विंग का मुंह हल्का सा खुला हुआ था और विंग ऐसे ही गहरी गहरी सांसें लेकर ऐसे ही सो रहा था। ये देखकर वांगजी खुद को हंसने से रोक रहा था। वांगजी ने देखा कि जिसने विंग को जो ब्लैंकेट दिया था विंग ने उस ब्लैंकेट को ठीक से नहीं ओढ़ रखा है, इसलिए वांगजी उठता है और विंग के उस ब्लैंकेट को जिसने विंग ने लात मार कर पता नहीं रात को कहाँ फेंक दिया था उसको उठाता है और वो विंग को कवर करता है। वैसे तो वो विंग के उन पैरों को भी एक जगह लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने इतने ज़्यादा जगह में फैला रखे थे और इतने स्टबनली वो पैर वहाँ पर रुके हुए थे कि वांगजी से वो नहीं हुए। तो इसलिए वांगजी ने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की क्योंकि उसे अपने ऑफिस जाना था, वो लेट हो रहा था। इसलिए उसने विंग को ब्लैंकेट उठा दिया, लेकिन ब्लैंकेट उठाने के बाद जैसे ही वहाँ से उठने वाला था अगले ही पल उसे फील होता है अपनी वेस्ट में किसी का हाथ और वांगजी की आंखें तुरंत विंग के फेस के ऊपर जाती है जो उसे स्लिपी आइज के साथ देख रहा था। लेकिन विंग की पकड़ बहुत ज़्यादा तेज थी। विंग ने वांगजी की तरफ अपनी उन्हीं स्लिपी आइज से देखते हुए कहा, मेरा हस्बैंड मेरी इतनी केयर करता है तो फिर वो मुझे बिना वार्निंग किसके दिए कहाँ जा रहा है। और ये सुनकर वांगजी का पूरा फेस रेड हो गया और उसने विंग की तरफ घूर कर देखा और उसने कहा, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। उस पर विंग की आंखें धीरे धीरे मतलब पूरी खुल चुकी थी। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, पहले तो तुमने नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और अब बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए तुम यहाँ से जा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पुअर अल्फा, तुमने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी? ये बोलकर विंग अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पर रख लेता है जैसे जैसे कोई उसकी इज्जत लूटने वाला। और ये देखकर वांगजी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें ब्लैंकेट से कवर कर रहा था और वैसे मुझे तुम्हारी इज्जत में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा यहाँ पर, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वांगजी छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन विंग की भैंस पर झुकता उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो तुम सच में मेरी केयर करते हो? इस पर वांगजी ने विंग की तरफ देखा। दोनों बहुत क्लोज थे। वांगजी विंग की सांसों को अपने फेस पर फील कर पा रहा था और विंग भी वांगजी ब्यूटीफुल फेस को अपने ऊपर देख सकता था और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वांगजी ने खुद को विंग से छुड़ाया और वो खुद को विंग से छुड़ाने में अब की बार कामयाब हो गया। वो उठा और तुरंत बाथरूम के अंदर चला गया और ये देखकर विंग हंसने लगा। विंग बाथरूम की तरफ देख ही रहा था, तभी उनके डोर पर नॉक हुआ। विंग ने जब ये सुना तो वो खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों को ठीक किया। उसके बाद वो रूम का डोर ओपन करके चला गया। जब उसने अपने रूम के डोर ओपन किया तो सामने उसका सेक्रेटरी खड़ा हुआ था। उसने हाउस फ्रंट की तरफ देखा
हाउसवान ने विंग की तरफ देखा। उसके बाद विंग हाउसवान को लेकर वहीं उनके रूम के बाहर एक खाली कॉरिडोर था जहाँ पर अभी कोई नहीं था, इसलिए वो विंग विंग हाउसवान को लेकर वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद विंग जो भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसका पूरा फेस सीरियस हो गया और उसने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, हाउसवान, तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। यह सुनकर हाउसवान ने नोट करते हुए कहा, यस बॉस, मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो आपने करने के लिए कहा था। इस पर विंग ने नोट करते हुए कहा, उन पर नज़र रखना और स्पेसिफिकली माँ और बाबा का ध्यान रखना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे आदमी को खबर कर दो। ये सुनकर हाउसवान ने नोट करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा और जैसा जैसा आपने कहा है मैंने सब कुछ वैसा कर दिया है। ये सुनकर विंग ने नोट किया, हाउसवान अलग है और शुएंग अलग है। हाउसवान विंग का पर्सनल असिस्टेंट है जो कि एक ऑर्फन है। वही शुएंग शू फैमिली का ओनली हायर है जो कि विंग का दोस्त है। उसके बाद विंग ने हाउसवान जो कि विंग के कपड़े लेकर आया था, विंग ने वो कपड़ों को लिया और वो रूम के अंदर चला गया। जब वो रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड तैयार हो चुका है और वांग जी ने एक ब्लू शर्ट पहन रखी है और एक वाइट जींस पहन रखी थी, जिसमें वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। और विंग ने जब ये देखा तो वही डोर पर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड कर लिया और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी अपने बालों को कॉम्ब कर रहा था। वांग ने अपने बालों को कॉम्ब किया। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखा और फिर वो बाहर निकलने के लिए घूमा, लेकिन तभी उसने विंग को देखा और ये देखकर एक पल के लिए वांग जी डर गया। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वही विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। ये बोलकर वांग जी फिर से घूमता है और खुद को मिरर में चेक करने लगता है। अपने फेस को चेक कर रहा था कि कुछ लगाया हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं था, वो ठीक ही तो लग रहा था। लेकिन तभी विंग पीछे से आता और उसने वांग जी को पीछे से अपने बाहों में कैद करते हुए कहा, तुम्हारे फेस पर कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो कि मुझे डर है कि कोई और उल्फा तुम्हें ऐसे देखेगा या फिर तुम्हें कोई और उल्फा मुझसे चुरा ना ले। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो लंजा, ऐसे बाहर जाना इलीगल है, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। और ये सुनकर वांग जी के पूरे ईयर्स पिंक हो चुके थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और विंग को पुश करते हुए कहा, शेमलेस। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद विंग खुद भी तैयार होने के लिए चला गया। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि वांग जी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर लिविंग रूम में बातें कर रहा है। जैसे ही मिसेस लेन ने विंग को देखा तो वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट करते टाइम भी विंग बस वांग जी को सर्व किया जा रहा था। ऐसे तो मेट्स थे वहाँ सर्व करने के लिए, लेकिन विंग वांग जी को सर्व कर रहा था और वांग जी बस उसे ग्लेयर कर रहा था, लेकिन विंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी अपना खाना खा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वो खांसने लगा और ये देखकर मिसेस लेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी धीरे खाओ, तुम इतना भी लेट नहीं हो रहे हो। ये बोलकर वांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखा। वांग जी ने एक गिलास उठाया और वो पानी को पीने लगा, लेकिन तभी उसने घूर कर विंग की तरफ देखा और विंग के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे उसने अपने पैर से नीचे वांग जी के पैर पर वो सर्कल बना ही नहीं रहा है, जैसे अपने पैर से वांग जी के पैर पर सेंसुअली टच कर ही नहीं रहा है। विंग वांग जी को ऐसे देख रहा था और ये देखकर वांग जी का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने घूर कर विंग की तरफ देखा और हल्का सा विंग की तरफ झुकते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो, अपने पैर को हटाओ। पर विंग हटाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने एक पैर को वांग जी के पैर के साथ एंटेंगल कर रखा था और उसी से वो वांग जी के पैर पर टच कर रहा था। और ये फील होने के साथ ही वांग जी की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसे एम्बेरसिंग फील हो रहा था और उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे। पर विंग विंग शेमलेस हो रहा था, वो अपने पैर को हटा नहीं रहा था। ऐसे ही वांग जी अपना ब्रेकफास्ट करता है। वांग जी जानता है कि आज का ब्रेकफास्ट वांग जी को सबसे लंबा ब्रेकफास्ट लगा था। विंग जानबूझकर उसके पैर को छोड़ना नहीं चाहता था और वांग जी अभी उठ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उठेगा तो विंग का पैर उसके पैर में है तो वो गिर जाएगा और अभी वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए वो बस बीच बीच में विंग को घूर कर देख रहा था। जब सभी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया तो फाइनली विंग ने अपने पैर को वांग जी के पैर से निकाल लिया। वांग जी खड़ा हुआ, उसने अपने माँ और बाबा की तरफ देखते हुए कहा, माँ बाबा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। ये बोलकर वांग जी जाने वाले थे, लेकिन तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं चल रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास अपनी कार है, मैं खुद चला जाऊँगा। इस पर विंग ने पाउट करते हुए कहा, माँ देखिए ना, अब हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही रूट से जा रहे हैं, तो दो दो कार्स ले जाने की क्या ज़रूरत है। मैं वांग जी को छोड़ दूंगा और इस बहाने शाम को ही मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। इस पर मिसेस लेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी अगर वो इतना कह रहा है तो मान जाओ ना। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और घूर कर विंग की तरफ देखा। उसके बाद वो लोग गाड़ी में जा चुके थे और वो लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो
एक साइलेंस में थे, लेकिन वो कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था, कंफर्ट साइलेंस था। दोनों बैठे हुए थे। विंग वांग जी को अपने कॉलेज के बारे में या फिर अपने बारे में, उसने बचपन से अब तक क्या किया, ये सब बता रहा था। ऑफ कोर्स सीफाई वाले पार्ट को छोड़कर, क्योंकि वो अभी ग्रीलियन वांग जी को नहीं देखना चाहता। वांग जी बहुत मुश्किल से उसके साथ ठीक से बात करने के लिए माना है, और वो वांग जी को यही सब बता रहा था। और बताते बताते कब ऑफिस आ गया उसे रियलाइज नहीं हुआ। वांग जी से पहले कि नीचे उतर पाता विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, शाम को मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम जल्दी हो जाओ तो मेरा इंतज़ार करना। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वहाँ से चला गया था। वैसे ही आज का पूरा दिन विंग और वांग जी का ऐसे ही बीता। उन लोगों ने अपना अपना काम किया, और जब शाम हुई तो विंग वांग जी को लेने के लिए चला गया था। विंग थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन जब विंग वहाँ पर गया तो उसने देखा कि वांग जी विंग का वेट कर रहा था। पूरी कंपनी खाली थी, शायद सभी लोग जा चुके थे, और वांग जी भी बाहर ही था, कंपनी के बाहर बैठा हुआ था, और शायद अपने लैपटॉप में वहीं बैठा हुआ कुछ कर रहा था। विंग ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। वांग जी चाहता तो वहाँ से जा सकता था, क्योंकि वांग जी की कंपनी जिस जगह है वहाँ से वांग जी घर के लिए बहुत सारे ऑटो जाते हैं, बहुत कैब जाती हैं, बहुत टैक्सीज जाती है, लेकिन फिर भी वांग जी गया नहीं। वांग जी विंग का वेट कर रहा था, और ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। उसके बाद विंग ने वांग जी को पिक किया, और वो घर के लिए निकल चुके थे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। विंग वांग जी को इम्प्रेस करने के लिए हर एफर्ट लगा रहा था। वो वांग जी को ये बिलीव करवाना चाहता था कि वो बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा है, और वो वांग जी सच में प्यार करता है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत चुके थे। अब हर बार की तरह, हर सुबह की तरह विंग और वांग जी अब विंग की कार में अपने ऑफिस जा रहे थे। तभी वो लोग ऑफिस पहुंचे, लेकिन वांग जी जल्दी से उतरने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वांग जी उतर पाता, विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, लंजा मेरी बात सुनो। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मतलब आज क्या तुम 6 बजे तक, 6 नहीं था, तुम क्या 8 बजे तक अपने काम को ख़त्म कर सकते हो? इस पर वांग जी ने विंग की तरफ सस्पिशियस नज़रों के साथ देखा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, तो मैं तुम्हें 8 बजे पिक करने आऊँगा, तो तुम अपने काम को ख़त्म कर लेना। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन फिर से उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन विंग को पता था कि वांग जी की चुप्पी का मतलब हाँ ही होता है, इसलिए विंग भी खुशी खुशी वहाँ से जा चुका था। और जैसा कि विंग ने प्रॉमिस किया था, विंग ठीक 8 बजे वांग जी कंपनी के नीचे बाहर आकर खड़ा हो चुका था। वो अभी थोड़ी देर के लिए कार में था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी भी आने ही वाला होगा, इसलिए वो कार में ही था। लेकिन विंग को वहाँ रुके हुए लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी भी वांग जी नहीं आया था। विंग अब वहाँ पर बैठा थक गया था, इसलिए वो खड़ा हुआ और बाहर वो गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद फिर से वो वांग जी का वेट करने लगा, लेकिन वांग जी फिर से नहीं आया। अब लगभग 1 घंटा हो चुका था और विंग कंपनी के अंदर भी नहीं जा रहा था। और क्योंकि विंग को नहीं पता था कि वांग कंपनी के अंदर है या नहीं, या फिर वो किसी मीटिंग के बहाने या फिर किसी मीटिंग के लिए कहीं गया है, विंग को ये भी नहीं पता। क्योंकि इतने दिनों में वांग जी और विंग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी मीटिंग्स के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं किया है। यहाँ तक कि उन दोनों ने अपना नंबर तक शेयर नहीं किया है एक दूसरे के साथ। 8 के 9 बजे, 9 के 10 और अब 10 के 11 बज चुके थे, लेकिन विंग अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था, वांग जी का वेट कर रहा था। विंग की जो होप्स थी, विंग खुश था। सुबह जब उसने वांग जी से ये कहा था कि उसे ले जाना चाहता है, सच में आज विंग वांग जी को उनकी फर्स्ट डेट पर ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत सारी तैयारियाँ की थी। एक ऐसा प्लेस जिस पर वो सिर्फ वांग जी को ले जाना चाहता था, और उसके लिए उसने बहुत सारी तैयारी भी की थी। उसने सुबह से ही विंग सोच रहा था कि उसे कैसे क्या करना है, लेकिन अब उसकी जो होप्स थी वो धीरे धीरे टूट रही थी, क्योंकि अब रात के 11 बज चुके थे, लेकिन वांग जी का कहीं कोई भी अता पता नहीं था। न तो वांग जी कंपनी से बाहर आ रहा था, न विंग को पता था कि वांग जी कहीं मीटिंग के लिए कहीं चला तो नहीं गया। और विंग ये भी जानता है कि वांग जी से इन्फॉर्म नहीं करता, क्योंकि उन दोनों के पास एक दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, तो वांग जी से इन्फॉर्म कैसे करेगा। इसलिए विंग खड़ा था कि शायद वांग जी अपनी कंपनी से बाहर आएगा। और ऐसे ही अब 11 बज चुके थे, और विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और वो कार के सहारे ही खड़ा हुआ था। वही दूसरी तरफ वांग जी, जिसने विंग से तो कुछ नहीं कहा था कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो विंग ने जिस तरह से बिल्कुल एक्साइटेड आंखों के साथ कहा था, तो वांग जी ने सोच लिया था कि वो जाएगा।
जिस तरह से विंग ने उसे बुलाया था तो वो एक ट्राई दे सकता है, वैसे भी विंग को मौका ही दे रहा है विंग को समझने का, विंग के साथ एक रिलेशनशिप बनाने का, तो वांग जी मौका ही दे रहा था। तो इसलिए वांग जी ने सोच लिया था कि वो जाएगा, और इसलिए वो अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म भी कर रहा था कि 8 बजे तक वो अपने काम को ख़त्म कर ले, उसके बाद विंग उसे जहाँ ले जाए वांग जी उसके साथ जा सकता है, उसके पीछे उसे टेंशन नहीं रहेगी कि उसका कोई काम बाकी रहा है। इसलिए वो जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर रहा था, और उसने लगभग अब ऑलमोस्ट अपना 8 बजे तक पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। उसके पास अब कुछ नहीं था, और इसीलिए वो खड़ा होकर बाहर जाने ही वाला था, क्योंकि उसे पता था कि विंग आ चुका होगा। इतने दिनों में वांग जी विंग को जान चुका है कि विंग टाइम पर आता है, भले ही विंग अपना काम छोड़ कर आए, लेकिन वांग जी को लेने के लिए वो हमेशा टाइम पर आता है। जो टाइम विंग वांग जी को देकर जाता है, विंग उसी टाइम पर वांग जी को नीचे मिलता है। इसीलिए वांग जी को पता था कि विंग आ चुका होगा। लेकिन जैसे वो अपने ऑफिस को छोड़ने वाला था, उसे एक कॉल आया, और कॉल में उसे पता चला कि उसकी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है बहुत बड़ी कंपनी के साथ, जिसके साथ वांग जी ने भी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था। और वांग जी के लिए ये जो मीटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, होने वो ऑनलाइन ही वाली थी। वांग जी ऑफिस में बैठा बैठा कर सकता, लेकिन ये मीटिंग जो थी वो लंबी होने वाली थी, ये 3 से 4 घंटे की होने वाली थी। और वांग जी को अब टेंशन हो रही थी, वो विंग को बताना चाहता था, लेकिन उसके पास विंग का नंबर ही नहीं था। और जैसे ही फ़ोन आया था, उसके लगभग 5-10 मिनट बाद ही वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो वांग जी उस मीटिंग की प्रिपरेशन करने लगा, और इस बीच में विंग को कॉल करना या फिर किसी फ्रेंड्स को, शार संजन को वो कॉल करके शुयंग को बता सकता था, और शुयंग विंग को बता देता, लेकिन वांग जी को इतना टाइम ही नहीं मिला। वांग जैसे ही कॉल आया, वांग जी उस मीटिंग की प्रिपरेशन करने लगा, और थोड़ी देर बाद वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो वांग जी को बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जब वो मीटिंग खत्म हुई और वांग जी ने टाइम देखा, तो वांग जी स्ट्रोक हो चुका था, क्योंकि अब रात के 11 बज चुके थे, और उसे अभी भी विंग की वो एक्साइटेड आंखें याद थी, जब विंग ने वांग जी से कहा था कि वो उसे किसी प्लेस पर ले जाना चाहता है। और ये देखकर अब वांग जी को जैसे गिल्ट फील हो रहा था, फिर भी वो खड़ा हुआ। वो बस ये जानना चाहता था कि कहीं विंग सच में नाराज़ हो गया होगा, क्योंकि कितना टाइम हो चुका, लगभग 3 घंटे हो चुके हैं विंग उसका जब विंग उसे पिक करने वाला था। शायद विंग गुस्सा कर वहाँ से चला भी गया होगा। वांग जी को अपनी लाइफ में पहली बार गिल्ट फील हो रहा था। वांग जी अपने सभी सामान को लेता हुआ धीरे धीरे कंपनी से बाहर निकलता है। कंपनी में उसके अलावा और कोई नहीं था, पूरी जो कंपनी थी वो सुनसान थी, बस वही था। जब वो बाहर गया तो वो अपनी नज़रों को खुद से नहीं मिला पा रहा था, उसे गिल्ट फील हो रहा था कि वो विंग को कॉल कर सकता था, लेकिन उसके पास नंबर ही नहीं है, वो कॉल किस चीज़ से करता। धीरे धीरे वो बाहर गया, और सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए वांग जी का जो गिल्ट था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि विंग अभी भी वांग जी का वेट कर रहा था। विंग अभी भी उसे कार के पास खड़ा हुआ था, विंग की आंखें बंद थी, और वो उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो वांग जी का ही वेट कर रहा था। ये देखकर वांग जी के अंदर का जो गिल्ट था वो और ज़्यादा बढ़ चुका था, और उसे पहली बार उसे नर्वस फील हो रहा था अपनी लाइफ में। वांग जी को पहली बार नर्वस फील हुआ था, वो था अपनी शादी के दिन। और ये तो वैसे किसी को भी नर्वस फील होगा, वांग जी भी एक टफ पर्सन है, फिर भी उसे अपनी शादी के दिन नर्वस फील हो रहा था। ये दूसरी बार है जब उसे फिर से अपने हस्बैंड के पास जाने में नर्वस फील हो रहा है। उसे नहीं समझ रहा है कि वो जाकर विंग को क्या कहेगा, वो उसे कैसे समझाएगा, और क्या पता विंग उससे बात भी करेगा, वो समझने की कोशिश भी करेगा या नहीं, या फिर विंग उस दिन की तरह जब शुएंग को उसने वांग जी के साथ देखा था, तो वो उस तरह से रिएक्ट करेगा। एक तरह से आज विंग की 2 एग्ज़ाम्स थे, या फिर 2 परीक्षाएँ लगने वाली थी कि एक तो वांग जी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो वांग जी पे गुस्सा करेगा कि वांग जी से बता सकता था, वांग जी ने उसकी बात का ध्यान नहीं रखा, मान नहीं रखा, तो वांग जी इस पर चलेगा। लेकिन विंग ये कहेगा कि वांग जी पता नहीं अंदर क्या कर रहा था, किसके साथ था, तो ये वांग जी टॉलरेट नहीं करेगा। इसीलिए वांग जी कॉन्फिडेंट तो था, पर थोड़ा सा नर्वस भी था, और यही सोचते हो विंग के पास चला गया। विंग की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही विंग ने अपनी ओमेगा की फेरोमोन्स को इनहेल किया, तुरंत विंग की आंखें खुल गई, और सामने वांग जी खड़ा हुआ था, जिसके फेस को देखकर लग रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग जो अभी तक कंसर्न लग रहा था, उसने वांग जी को देखा, और उसका फेस हल्का सा चेंज हुआ। उसके बाद उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, "आ- आज तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए।" इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, और वांग जी ने अपनी नज़रों को झुका लिया, नोट करते हुए कहा, हाँ, वो 8 में मैं आने वाला था। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, लेकिन 8 बजे ही एक मीटिंग आ गई, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर मैं उसे नहीं लेता तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट थी, और मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे
कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और मुझे किसी और को बताने का टाइम नहीं मिला जो तुम्हें बता सकते थे। आई एम सॉरी, तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते थे लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है शायद। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, हमें वहाँ जाने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा, तो अब इतनी रात को वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अपने काम के लिए तो तुम लेट हुए हो, हम कभी और ट्राई करेंगे। ये बोलकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी साफ साफ देख सकता था कि विंग की आंखों में सुबह जो एक्साइटमेंट थी अब वो कहीं भी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह डिसअपॉइंटमेंट या फिर किसी खालीपन ने ले ली थी और ये वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग 2 हफ्ते से वांग जी के पास रह रहा है, वो बहुत चेयरफुल है, वांग जी को मनाने की वो हर कोशिश करता है, वांग जी के फेस पर स्माइल लाने के लिए, वांग जी के एक्सप्रेशंस देखने के लिए, अलग अलग एक्सप्रेशंस देखने के लिए भी विंग बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है। और उस पर इस बीच में विंग अपनी स्माइल को कभी कम नहीं होने देता। अपनी जो चेयरफुलनेस है वो उसके फैमिली के अराउंड है या फिर उसके अराउंड वो हमेशा रहती ही है। इसलिए तो जब से विंग लेन मेंशन में आया है वो शांत सा लेन मेंशन बहुत चहक उठा है और वहाँ पर जितने भी मेट्स हैं या फिर उसके पेरेंट्स हैं खुद भी विंग को बहुत पसंद करने लगे हैं। लेकिन पहली बार था उस दिन के बाद से जब विंग ने वांग जी ने विंग की आंखों में वो खालीपन देखा था, वो उदासी देखी थी और वांग जी उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन विंग कुछ नहीं कर रहा था। वो लोग कार में बैठे हुए थे और वो लेन मेंशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी थोड़ा सा डरा हुआ था और नर्वस था, उसे नहीं समझ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसने सॉरी तो बोल दिया था और विंग ने कहा भी था कि उसने वांग जी को माफ़ कर दिया है, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि विंग कहीं ना कहीं हर्ट है। और वहीं दूसरी तरफ विंग शांत था, विंग खुद ही से मतलब लड़ रहा था कि कोई बात नहीं, वांग जी के पास काम था तो इसलिए वो लेट हो गया, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या सच में वांग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था? अभी भी क्या वांग जिस पर भरोसा नहीं करता है? उसका एक दिमाग तो कह रहा था कि वांग जी ने जो रीज़न दिया है वो सही है, लेकिन विंग का एक दिमाग कह रहा था कि वांग जी से पसंद नहीं करता या फिर वांग जी अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसके साथ रात को आने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत सारे थॉट्स भी विंग के साथ चल रहे थे, इसलिए विंग भी शांत था। वो अपने दिमाग को टाइम देना चाहता था ताकि वो फिर से कोई कुछ ऐसी यूजलेस बात वांग जी से ना कर दे जो उनके बने बनाए रिश्ते को फिर से ख़त्म कर दे। इसी चुप्पी, इसी नर्वसनेस, इसी डर, फिर इसी उदासी में वो पूरी कार राइड बीती और वो लोग अब लेन मेंशन आ चुके थे। लेन मेंशन आने के बाद विंग अपनी गाड़ी से उतरा, फिर उसने और तभी वांग जी भी उतर चुका था और वो लोग अब अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और अब हमेशा उस चेयरफुल विंग को देखने के बाद वांग जी से वो विंग की वो चुप्पी सहन नहीं हो रही थी, लेकिन इसलिए जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचे और विंग वॉशरूम जाने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ लंजा, क्या तुम वॉशरूम जाना चाहते हो? तो तुम पहले जाए आओ। यह सुनकर वांग जी ने नमी अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे वॉशरूम नहीं जाना, वो बस मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। वो मीटिंग एंड टाइम पर आ गई और वो लेना ज़रूरी था और मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मुझे तुम्हें इंतज़ार करवाने का कोई इंटेंशन नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म कर देता कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और ये बोलते हुए वांग जी की आवाज़ में कितनी डिस्प्रेशन थी कि वो समझना चाहता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया। विंग को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो जानबूझकर ये सब नहीं करना चाहता था। और ये देखकर पता नहीं विंग को अच्छा लग रहा था। पहले तो विंग को सच में यही लग रहा था कि शायद वांग जी ने सब जानबूझकर किया है। वो विंग पर अभी भी उतना भरोसा नहीं करता कि वो विंग के साथ अकेला आ सके, लेकिन अब वो वांग जी के फेस के उस डिस्प्रेशन को देख कर कि वांग जी विंग को सच बताने के लिए, फिर बताने के लिए कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, कितना डेस्परेट है। और ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। विंग को अंदर से नाचने का मन कर रहा था, लेकिन बार उसने खुद को कंट्रोल किया और वांग जी की तरफ देखा। उसके फेस पर फिर से वो नोटी वाली स्माइल आ चुकी थी, इतनी देर से वांग जी मिस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी ने वो स्माइल देखी, वांग जी के दिमाग ने सिग्नल दिया, वांग जी खतरा, अभी के अभी यहाँ से भागो। लेकिन इससे पहले कि वांग जी भाग पाता, विंग ने वांग जी के उसी हाथ को खींचा और अपने एक हाथ को वांग जी की वेस्ट में डाल लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह, तुम्हारे हस्बैंड को फ़र्क पड़ता है कि मैं नाराज़ हूँ या नहीं? मुझे लगा था कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो चुके थे, लेकिन अब की बार वांग ने आर्ग्यू नहीं किया। उसे खुद नहीं पता, लेकिन उसे फ़र्क पड़ रहा है विंग की उस चुप्पी को देखकर। जब से विंग यहाँ आया है उसने विंग के उस चेयरफुल फेस को देखा है, उसके खिलखिलाहट को देखा है और अब ऐसे विंग को चुप देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। और जब विंग की ये
चाइल्डिशनेस फिर से आई तो वांग जी खुश था, लेकिन वो अपने फेस पर दिखा नहीं रहा था। वहीं विंग ने वांग जी के चिन के नीचे अपने हाथ को रखा और उसके फेस को अपने फेस टू फेस लाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज़ ना रहूं, और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बस मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अभी भी उतने कंफर्टेबल नहीं हो कि तुम मेरे साथ आ सको, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास मीटिंग थी। और रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, तो ये बोलकर विंग अपने हाथ को वांग जी की पॉकेट में ले गया, उसकी पैंट पॉकेट में। ये फिर उनके साथ ही वांग जी एक पल के लिए स्टिफ हो गया, लेकिन विंग ने बहुत ही सिक्योरली अपने हाथ को वांग जी की पॉकेट में डाला और वहाँ से वांग जी के फ़ोन को निकाला और उसमें वांग जी से पासवर्ड पूछा और वांग जी ने अपना पासवर्ड उसमें लगाया। उसके बाद विंग ने वांग जी के फ़ोन में अपना नंबर डायल किया और हबी के नाम से सेव कर दिया। उसमें वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तो ये मेरा नंबर है, जब कभी हम किसी भी बाहर जाए या फिर तुम्हें कोई मीटिंग हो, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए 24/7 आवर अवेलेबल रहूँगा। और ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और फिर उस नाम की तरफ देखा जहाँ पर लिखा हुआ था हबी, उसके आगे एक रेड हार्ट बना हुआ था। ये देखकर वांग जी के अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसने विंग की तरफ देखा और विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम फ्रेशनर होने जा रहे थे ना, तो जा फ्रेशनर कराओ। ये बोलकर वांग जी ने प्लेफुली विंग को पुश किया और विंग ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा ओमेगा मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ इतना लवी डवी हो रहा हूँ और वो मुझे पुश किए जा रहा है, वॉशरूम में भेज रहा है। लंजा, तुम कैसे ओमेगा हो? हर ओमेगा चाहता है कि उसका हस्बैंड रोमांटिक हो, उसका अल्फा उससे इतना प्यार करे, और तुम हमेशा मुझे खुद से दूर भेजते रहते हो। ये बोलकर विंग ने पाउट किया, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। और ये देखकर वांग जी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई, क्योंकि ये पहली बार था जब विंग ने वांग जी के सामने पाउट किया था, ऊपर से विन किया था बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। और ये देखकर वांग जी मुस्कुरा गया और वांग जी के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये देखकर विंग अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया। ये विंग का पहली बार था जब विंग की बातों से, विंग के एक्शंस थे, वांग जी के फेस पर स्माइल आई थी। पहली बार था जब वांग जी विंग के लिए मुस्कुराया था। और विंग को तो ये लग रहा था कि उसे इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे इस दिन को याद रखना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसे देखकर मुस्कुराया है। जो हस्बैंड दूसरों को देखकर तो मुस्कुरा सकता है, लेकिन विंग के सामने उसका फेस बिल्कुल किसी ग्रम्पी बच्चे की तरह हो जाता है जिससे उसका फेवरेट टॉय छीन लिया गया हो। लेकिन अभी वांग जी के फेस पर जो स्माइल थी, उसे देखकर विंग खुश था, उसका मन नाचने का कर रहा था। लेकिन वांग जी ने उस स्माइल को ज़्यादा देर रहने नहीं दिया, अपने उसे फिर से उस एक्सप्रेशनलेस फेस को वो ले आया था। लेकिन विंग बहुत खुश था, वो इतना खुश था कि वो गैर उसने वांग जी को टाइट कर लिया और वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरफ चलते हुए वो करने लगा, ओ माय गॉड लंजा, तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। वांग जी, तुम मुस्कुराया करो, तुम्हारी मुस्कुराहट सच में बहुत प्यारी है, तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? तुम मुस्कुराया करो, तुम अपनी मुस्कुराहट से मेरा दिन बना देते हो। ये सुनकर वांग जी की सूरत पिंक हो गई। उसने विंग को खुश करते हुए कहा, अगर तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वॉशरूम में जा चुका था और विंग के फेस पर स्माइल थी। ऐसे ही टाइम बीत चुका था, ऐसे ही एक हफ्ता और बीत चुका था और विंग जो वांग जी को मनाने आया था, 1 महीना उस चीज़ को हो चुका था और कहीं ना कहीं वांग जी और विंग की रिश्ते में प्रोग्रेस हो रही थी। वांग जी विंग पर भरोसा करने लगा था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो साथ मिलजुल करते थे। वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। विंग और वांग जी के बारे में बहुत कुछ जानता है, लिटरली बहुत कुछ ऐसा होगा जिन चीज़ों के बारे में विंग नहीं जानता, और वांग जी भी विंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। विंग के बचपन से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को वांग जी जानता है, उसके पेरेंट्स के बारे में या फिर और भी फैमिली के बारे में, यहाँ तक कि विंग ने अपने बिजनेस के बारे में तक वांग जी को बताया था, जो कि एक बहुत ही कमर्शियल बात होती है। पर विंग ने वांग जी पर भरोसा किया था और विंग एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है, तो वो वांग जी को सलाह देता है। वो वांग जी को जब भी वांग जी कभी कंफ्यूज होता है किसी डील को लेकर या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो विंग उसकी मदद करता है। और अब धीरे धीरे जो लेन कॉर्पोरेशन थी, जैसा कि वांग जी चाहता था कि उसके फादर के नाम से जो ये कंपनी स्टार्ट है, उसके फादर को इस बिजनेस वर्ल्ड में सब लोग जाने, और वैसा होने लगा था। वांग जी और उसके फादर का जो बिजनेस था वो बढ़ने लगा था, क्योंकि अब 3 लोग इस पर काम कर रहे थे। पहला था तो वांग जी जो कि अपना हार्ड वर्क दे रहा था, दूसरा कभी कभी मिस्टर लेन भी वांग जी को सजेशन दिया करते थे, और विंग तो था ही। तो इसी वजह से अब उनकी जो कॉरपोरेशन थी वो बहुत अच्छी तरह से सुर्खियों में आने लगी थी, फिर अब लोग उन्हें जानने लगे थे। और वांग जी के लिए यही
काफ़ी नहीं था, वो अभी भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अभी तक जो जानना चाहता था कि उसके फादर के नाम को जाने, तब ये हो रहा था। लोग अब उसके फादर के नाम को जानते हैं, उसके फादर को जानते हैं, उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए वांग जी आजकल बिजी भी रहता है। और इसीलिए आज शाम को विंग ने वांग जी की और अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, क्योंकि इन दिनों वो दोनों बहुत बिजी थे। विंग के पास भी बहुत सारी डील्स आ रही थी, वही वांग जी भी अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी था। इसीलिए वीकेंड पर उन लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया था, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस लेन और उन दोनों के दोस्त थे। इसीलिए अब विंग किचन काउंटर पर बैठा हुआ था, जहाँ पर मिसेस लेन मेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि उन्हें क्या क्या बनाना है। वहीं दूसरी तरफ विंग का जो काम था वो जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए वो जल्दी आ चुका था, और वो दोनों मिलकर, या फिर कहें वो तीनों मिलकर वांग जी का वेट कर रहे थे। विंग के हाथ में एक एप्पल था जिसे वो खा रहा था, और मिसेस लेन के साथ बातें कर रहा था। मिसेस लेन मेट्स को भी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और विंग की बातों का भी जवाब दे रही थी। वहाँ पर माहौल एकदम खुशनुमा था, मेट्स भी अपना काम कर रही थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी। ऑफ कोर्स काम ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है जब उनके दोस्त आने वाले थे, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका था। विंग और मिसेस लेन बातें कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है, और जैसे ही विंग डोरबेल सुनता है वो तुरंत खड़ा होता है और डोर की तरफ जाते हुए कहता है, माँ लगता है वांग जी आ गया, मैं भी जाकर उसे डोर को ओपन करता हूँ, अब तक इस डिनर को लगवाइए, मेरे दोस्त भी आते होंगे। ये सुनकर मिसेस लेन बस मुस्कुराती है। उसके बाद विंग वांग जी को मतलब डोर खोलने के लिए वहाँ से चला जाता है। विंग जाकर डोर खोलता है, सच में वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था, और वांग जी हमेशा की तरह एकदम एलिगेंट लग रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद भी वांग जी के फेस पर एक शिकन तक नहीं थी, और यही विंग को अपने हस्बैंड में सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि वांग जी कितना काम कर ले, कुछ भी कर ले, वांग जी का फेस जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, उसमें हल्का सा भी चेंज नहीं आता ना। तो पर कभी कभी जब भी विंग वांग जी को टीज करता है, जब भी विंग वांग जी क्लोज रहने की कोशिश करता है, तो वांग जी का वो प्यारा सा फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, बिल्कुल ही टोमेटो कहता है, और यही चीज़ विंग को बहुत पसंद आती है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वेलकम बैक होम माय हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसने अपनी आंखें रोल की, लेकिन जिसे वो अंदर आया उसके फेस पर एक स्माइल थी, और विंग उसके पीछे आ रहा था। विंग अच्छी तरह से जानता है कि वांग जी भले ही आंखें रोल करता है, फिर भले ही वांग जी ऐसे दिखाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वांग जी को फर्क पड़ता है। वांग जी ने अपनी नज़रों को घुमा के चारों तरफ देखा, और विंग भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वांग जी ने पूछा, क्या वो लोग अभी तक आए नहीं? ये बोलकर वांग जी घुम आई था, वहीं विंग जो बिल्कुल वांग जी पीछे ही चल रहा था, वैसे जैसे वांग जी घुमा वो उसे टकरा गया और स्लिप हो गया। लेकिन इससे पहले कि वांग जी गिर पाता, विंग जी उसके पीछे ही था। उसने वांग जी को, अपने हस्बैंड को विंग कैसे गिरने दे सकता था, इसलिए उसने वांग जी को अपनी बाहों में ले लिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। अब वांग जी थोड़ा सा झुका हुआ था, उसके ऊपर विंग था, और दोनों के फेस बहुत ज़्यादा क्लोज थे। दोनों ये तक भूल गए थे कि वो लोग हाउस के लिविंग रूम में खड़े हुए हैं, और वांग जी ये पूछ रहा था कि उनके दोस्त आए या नहीं। वो खुद भी भूल चुका था कि वो उसे विंग से क्या पूछना था, और वो भी बस विंग की तरफ देख रहा था, और विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के बाल जो थे वो उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। ये देखकर विंग अपने एक हाथ को वांग जी के फेस पर ले गया। पहले तो वांग जी के फेस पर हाथ ले जाने के साथ ही विंग ने अपने हाथ को रोक लिया, लेकिन विंग नोटिस किया कि जैसे वो अपने हाथ को वांग जी के फेस पर ले गया, वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली हो, जैसे वांग जी विंग को परमिशन दे रहा हो। और ये देखने के साथ ही विंग अपने हाथों को बहुत ही जेंटली वांग जी के उन बालों को उसके कान के पीछे टक करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। इस वक्त वांग जी का चीक्स पर ब्लश था, उसके नेक पर भी ब्लश था, और वांग जी जैसे जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था। ये सीन विंग के लिए सच में बहुत ज़्यादा एक स्पेशल था। उसने वांग जी को ऐसे बहुत बार देखा है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों वांग जी उसे स्पेशल लग रहा था। जब भी वो वांग जी को देखता है उसे स्पेशल ही लगता है, और ये सब देखकर विंग के अंदर उसका अल्फा ग्रोल कर रहा था, जो अभी अपनी ओमेगा को क्लेम करना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। जब से विंग यहाँ पर आया है तब से उसका अल्फा ग्रेव करता है, लेकिन विंग वांग जी को उसके कंसेंट के बिना टच नहीं कर सकता, ना ही वो करना चाहता है। वो चाहता है कि उनका रिलेशनशिप ठीक हो, और जब वो उस स्टेज पर पहुंच जाए जहाँ वो दोनों एक दूसरे को क्लेम कर सके, तब जाकर विंग वांग जी के साथ वो सब करेगा। नहीं तो अगर वांग जी उसे पूरी लाइफ इंतज़ार करवाएगा तो विंग अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। वो ये लोग खड़े हुए थे, लेकिन तभी उन्हें किसी के हंसने की, किसी के खुसर खुसर बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं
तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो गेट पर उनके सभी दोस्त खड़े हुए थे। सबसे पहले श्राव शिनचैन, उसके साथ शुएंग, हुईसांग के साथ वेनिंग और वेंचिंग खड़े हुए थे। और ये देखने के साथ ही विंग का पूरा फेस रेड हो गया, लेकिन उसे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वांग जी का वो फेस और ज़्यादा रेड हो गया और उसने उठने की कोशिश की। उधर उठ तो गए थे, लेकिन अभी भी विंग ने वांग जी को वेस्ट से पकड़ रखा था। और ये देखकर शुएंग ने आगे होते हुए कहा, ओह मुझे नहीं पता था कि मेरा विब्रो भी इतना रोमांटिक है। मुझे तो लगा था कि तुम वर्जिन ही मरोगे, पर अब मुझे लगता है कि अब तुम शायद वर्जिन ना मरो, शायद तुम्हारे, हाँ अब तो तुम वर्जिन मरने से रहे। और ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पे और उसने और विंग ने घूर कर शुएंग की तरफ देखा। वांग जी ने खुद को विंग की पकड़ से छुड़ाया और वो अपने रूम के लिए चला गया था। वही विंग ने घूर कर शुएंग की तरफ देखा और फिर शाओशिनचे की तरफ देखते हुए कहा, अंकल लगता है आप अपने अल्फा को कंट्रोल करना भूल गए हैं। इसकी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है आजकल। इस पर शाओशिनचेन ने शुएंग के कान को खींचते हुए कहा, तुमने सही कहा विंग, मुझे भी लगता है कि इसकी ज़बान ज़्यादा ही चलने लगी है। ये मेरे वांग जी को तुमने डरा कर भगा क्यों दिया? ये सुनकर वांग शुएंग ने पाउट करते हुए कहा, तुम्हारा वांग जी? बेबी सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ, उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं है, समझ में आया तुम्हें? और ये बोलते हुए शुएंग के आवाज़ में पॉजिटिवनेस थी। और ये सुनकर शुएंग ने शाओशिनचे ने बस आंखें रोल की। तभी मिसेस लेन ने बाहर आते हुए कहा, तुम लोग आ गए? इस पर शुएंग ने और शाओशिनचे ने दोनों एक दूसरे से लगे। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे से मिलने लगे। विंग को लगा था कि सिर्फ उसी के यही दोस्त आए हैं, लेकिन जैसे ही विंग लिविंग रूम में सोफे पर बैठने वाला था तभी उसकी नज़र एंट्रेंस पर गई, जहाँ पर यूफे खड़ी हुई थी। ये एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट थी जिसके विंग ने यहाँ पर कल्पना तक नहीं की थी। उस दिन के बाद से विंग ने ना तो यूफे का कॉल उठाया था, ना यूफे को मैसेज किया था, क्योंकि जिस तरह से यूफे ने उस दिन रिएक्ट किया था, विंग अभी भी गुस्से में था। वो ईफे को बिना उसकी मर्जी के नहीं छूता, तो ईफे का भी कोई हक नहीं बनता कि वो विंग को बिना उसकी मर्जी के छुए या फिर जो उसका मन करे वो करे। नहीं, विंग ने ये परमिशन किसी को नहीं दे रखी है, सिर्फ लेन वांग जी को छोड़कर। इसीलिए विंग को नहीं लगा था कि ईफे उसके सामने भी आएगी, और वो भी वांग जी के घर पर। और अभी विंग को डर ये लग रहा था कि कहीं ईफे कुछ ऐसा ना कर दे जिससे मिस्टर एंड मिसेस लेन को पता चल जाए कि ईफे उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। वो अभी कोई तमाशा नहीं चाहता। उसका और वांग जी का रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, वो लिटरली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और अब वो नहीं चाहते कि ईफे की वजह से फिर से कुछ गड़बड़ हो। इसीलिए उसने ईफे पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने सोफे पर बैठ चुका था। ईफे भी वहाँ पर आए। अब की बार विंग एक सिंगल सोफे पर बैठा था, तो कोई भी उसके साथ नहीं बैठ सकता था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जा चुका था। वांग जी अंदर गया, वो फ्रेशन अप और बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसे सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और ये सुनकर वांग जी फेस पर भी एक स्माइल आ चुकी थी। वो नीचे गया, उसने सबकी तरफ देखा और सबने उसे ग्रीट किया, लेकिन तभी वांग जी की नज़र एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पर गई। और ऑफ कोर्स वो और कहीं नहीं बल्कि यीफे थी, जो वहाँ पर बैठी हुई थी और घूर कर वांग जी की तरफ देख रही थी। और वांग जी ने जब ये देखा तो उसने विंग की तरफ देखा, जो कि अकेले सोफे पर बैठा हुआ था, और उसका ध्यान यीफे पर था ही नहीं। वो शुएंग से बातें कर रहा था, पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा और वो बस चुपचाप। तभी मिसेस लेन ने खड़े होते हुए कहा, तो बच्चों चलो डिनर लग चुका है, अब हम पहले डिनर करते हैं, बातें तुम लोग बाद में कर लेना। इस पर सभी लोगों ने खुशी खुशी वो लोग लिविंग डिनर की तरफ चलने लगे। पहले डाइनिंग रूम में सबसे पहले मिस्टर लेन बैठे, उसके साथ ही मिसेस लेन बैठी, और उसके पास सीट थी वांग जी और विंग की, जहाँ पर वो रेगुलर बैठा करते हैं। अब विंग आगे था, तो विंग तो पहले तो बैठ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वांग जी विंग के पास जा पाता, ये फिर वांग जी सीट पर बैठ चुकी थी। उसके साथ एक शुएंग शाओशिन जी के पास वेनिंग हुईसांग के साथ, और वेनचिंग अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल उसके पास कुछ कोई नहीं था अपने साथ, मतलब कपल जैसा कुछ करने के लिए, इसलिए वो अकेली थी। वही वांग जी एक जगह खड़ा हो गया, उसने विंग और ईफे की तरफ देखा। विंग जब बैठा था तो उसे पता था कि वांग जी की सीट है, वांग जी यहाँ पर आकर बैठेगा, लेकिन जैसे ही ईफे वहाँ पर बैठी तो विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने वांग जी की तरफ देखा, जो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। वांग जी ने अपनी सीट की तरफ देखा, अब भी मिसेस लेन के पास 2 सीटें खाली थी। ईफे अब सभी लोग सेटल हो चुके थे, वांग जी भी अब अपनी माँ के पास बैठ चुका था, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस लेन जो थे वो विंग और ईफे को देख रहे थे, क्योंकि वो सब उन दोनों को पता है कि विंग हमेशा वांग जी के साथ बैठता है, लेकिन अभी ईफे विंग के पास बैठी हुई थी। और लिटरली सभी लोग अपने कपल की तरह बैठे हुए थे। शार्फ एक कपल की तरह बैठे हुए थे। हुईसांग और वेनिंग जो कि कपल थे, वो भी अपने एक साथ बैठे हुए थे, अपनी बातों में मशगूल थे। वही वेनचिंग अकेली थी, तो वो अकेली बैठी हुई थी, लेकिन विंग के साथ वांग जी को बैठना चाहिए था, जहाँ पर यीफे बैठी हुई थी। विंग ने भी ये सब नोटिस किया, इसलिए उसने यीफे की तरफ देखते हुए कहा, यीफे ये जगह वांग जी की है। इस पर यीफे ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो अब
तुम्हारी लाइफ में मुझसे बढ़कर वांगजी आ गया। मैंने तुमसे इतनी जल्दी बदलने की उम्मीद नहीं की थी विंग। ये सुनकर विंग की मुठ्ठियाँ भिज गई, लेकिन इससे पहले कि इफ़े कुछ कर पाती विंग अपनी जगह से उठा और उसने सबकी तरफ देखा। फिर वो उस अपनी जगह से घूमता हुआ वांगजी के पास जो चेयर खाली ली थी उस पर आकर बैठ गया और उसने वांगजी की तरफ देखा, जिसकी नज़र नीचे तक झुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही विंग वहाँ पर आकर बैठा, वांगजी ने अपनी नज़रों को उठाकर विंग की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ वीफी की मुठ्ठियाँ बिछ रही थी। वहीं शिनचैन के फेस पर एक स्मित था। श्रेंग भी खुश था और वही वेनिंग और वो शांग पूछते हुए वेंचिंग भी ये सब देख रही थी, लेकिन उसके फेस पे कुछ खास एक्सप्रेशंस थे नहीं। और ये सब देखकर अब थोड़ा सा माहौल वहाँ पर अकवर्ड हो गया था। तभी मिस्टर लेन ने अपना ग्लास ऑफ करते हुए कहा, तो डिनर शुरू करो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये बोलकर सभी लोगों ने नोट किया और सभी लोग मेट्स ने सबको डिनर सर्व किया और सभी लोग अब खाना खाने लग रहे थे। और सभी लोग देख सकते थे अब जो कपल्स थे, वो सांग जो था वो वेन्यू को सर्व कर रहा था, शुएंग शाओ को सर्व कर रहा था, मिस्टर लेन मिसेस लेन को सर्व कर रहे थे। वो लोग इतने मतलब ओल्ड होकर भी अभी भी उनका प्यार कम नहीं हुआ था। वहीं विंग वांग जी को सर्व कर रहा था और आज पहली बार वांग जी विंग जो उसे सर्व कर रहा था उसे देखकर ग्लेयर नहीं कर रहा था, बल्कि वांग जी की आंखों में एक सॉफ्टनेस थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ विंग भी नोटिस कर पा रहा था और वहाँ बैठा हर इंसान नोटिस कर पा रहा था। सभी लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर, वो थी यीफई जो विंग और वांग की तरफ देख रही थी। उसके आंखों में हर्ट था, उसके आंखों में गुस्सा था और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो खाना खा ही नहीं रही थी। उसका जैसे भूख ही मर चुकी थी। वो अभी भी जो अपने चॉपस्टिक को लेकर वो बस प्लेट में छेद किए जा रही थी और किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि सभी लोग अपनी जगह पर अपनी अपनी दुनिया में ही बिजी थे। कपल्स थे वहाँ पर सभी, तो अपने अपने कपल्स के साथ सभी बिजी थे, इसलिए यूफी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही वेंचिंग वो आराम से खा ही रही थी। डिनर करने के बाद सभी लोग वापस जाकर अब लिविंग रूम में बैठ चुके थे। विंग भी लिविंग रूम में जा ही रहा था, लेकिन इससे पहले कोई जा पाता यीफे ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचकर एक खाली कॉरिडोर में ले गई। और ये देखकर विंग एक पल के लिए शॉक था, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर गए यीफे ने विंग को पुश किया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए वो बिल्कुल उसके पास आ गई। लेकिन इससे पहले कि उस दिन की तरह वो विंग को किस कर पाती, विंग ने यीफे को फिर से अपने ऊपर से पुश किया और उसने यीफे की तरफ देखते हुए कहा, वांग यीफई तुम करना क्या चाहती हो। इस पर यूफई ने विंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में हर्ट साफ साफ देखा जा सकता था। यूफई ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वी तुमने तो वादा किया था ना कि तुम नहीं बदलोगे। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यहाँ आने के बाद तुम इतना कैसे बदल गए। तुम उस हस्बैंड के लिए जिससे तुम नफरत किया करते थे, जिसे तुम पसंद भी नहीं करते थे, आज तुम उसे खाना सर्व कर रहे थे। वो अकेला न बैठे तो इसलिए तुम वहाँ जाकर बैठ गए। वो तुमसे नाराज़ ना हो तो तुम यहाँ आ गए। और मेरा क्या विंग, तुम पिछले 1 महीने से मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो। कॉल तो सर तुम मेरे मैसेज तक का जवाब नहीं दे रहे हो। क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हम दोनों एक दूसरे से 7 साल से प्यार करते हैं विंग, और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। ये बोलकर यीफे की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वी ने जब ये देखा तो उसके फेस पे जो गुस्सा था जैसे कंसर्न में चेंज हो गया। वो यीफे के थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन अभी भी उसने अपने और यीफे में लगभग 20 गज का जो फासला था वो बढ़ा रखा था। वो अभी भी वो यीफे के पास नहीं था। उसने यीफे की तरफ देखते हुए कहा, यीफे मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। और ये सुनकर यीफे ने विंग की तरफ देखा। विंग ने साय करते हुए कहा, हम लोग पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और मुझे लगा था कि तुम मुझे जानती हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। इस पर इफे ने कहा, विंग तुम बोल क्या रहे हो। इस पर विंग घूम गया। उसके फेस पर एक स्मित था। उसने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर पिन किया, लेकिन पीछे से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे विंग ने अपने दिल पर हाथ रख रखा हो। विंग ने वैसे ही ड्रामेटिकली कहा, यीफई तुम जानती हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पर लेनवांग से डिवोर्स लेने आया था, और वो डिवोर्स तब तक नहीं हो सकता जब तक वो उस पर साइन नहीं कर देता। और तुम तो जानती हो ये मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उन्हें हमें हमें समझाना पड़ता है, फिर कहें कि हमें उसके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ता है ताकि वो हम पर उस डिवोर्स पेपर साइन कर दे। मैं भी यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं उसे अपने प्यार की जाल में फंसा सकूँ और फिर किसी न किसी बहाने से उस डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर सकूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर चीट कर रहा हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो ये फई। मैं सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। ये सुनकर यीफई ने विंग की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ विंग के फेस पर एक स्मित था, जैसे वो विक्ट्री में डांस कर रहा हो। विंग ने अपने मन में सोचते हुए कहा,
ओ माय गॉड विभूषण, तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पहले पता होता तो मेरे बिजनेस के साथ साथ अपना एक्टिंग करियर भी शुरू कर देता। हाँ, मेरे फादर को मेरे ऊपर कितना प्राउड होगा कि मुझे एक्टिंग तक आती है। ये बोलकर विंग स्मिक कर रहा था। वहीं यूफेई पीछे खड़ी हुई थी और विंग बीच में था और सामने खड़ा हुआ था वांग जी, जो उन दोनों की तरफ देख रहा था। पहले तो विंग को वांग जी दिखा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो घुमा था, उसने अपनी ड्रामेटिक वो एक्टिंग स्टार्ट की थी, तब उसे वांग जी दिख गया था। और ये देखकर विंग बोल के कुछ रहा था, फेस के एक्सप्रेशंस कुछ दे रहा था वांग जी की तरफ। वो फ्लर्ट कर रहा था, कभी उसे आंख मारता, कभी उसे फ्लाइंग किस देता, और कभी कभी बिना फ्लाइंग किस दिए उसे किस दे रहा था। ये देखकर वांग जी उन दोनों की तरफ भी देख रहा था, लेकिन यूफे के बीच में विंग खड़ा था, तो वो वांग जी नहीं देख पा रही थी। तभी यूफे ने विंग के थोड़ा सा पीछे आते हुए कहा, लेकिन उसने उसे टच नहीं किया। उसने विंग के पीछे आते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो वी, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और तुम मुझे मेरा जवाब देने नहीं दे रहे थे और अपना उस सो कॉल्ड हस्बैंड का ध्यान रख रहे थे, तो इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, इसलिए बस मैं डरी हुई थी। और अगर तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे तो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब जल्दी करना होगा। इस पर विंग घूम गया और उसने इफ़े की तरफ देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो इफ़े, अब 2 या 3 महीने में मुझसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लूँगा। इस पर इफ़े ने कहा, 2 से 3 महीने? ये बोलते हुए इफ़े की आवाज़ थोड़ी तेज थी। तभी विंग ने इफ़े की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो, ज़ोर से भी बोल रही हो, अगर किसी ने सुन लिया तो। हाँ, मुझे टाइम चाहिए क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि वांग जी कितना ज़्यादा चालाक है। ये इतनी आसानी से पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला। और तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ पेपर्स पर साइन नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसकी कंपनी में भी कुछ ऐसा कर रहा हूँ जैसे जैसे वो डिवोर्स होगा, इसकी कंपनी सड़क पर आ जाएगी, लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे और इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। तब हम दोनों उस वी एम्पायर पर राज करेंगे। ये सुनकर तो यूफे जैसे दिन में तारे देख रही थी। उसने विंग की तरफ देखा और उसके फेस पर जैसे एक स्माइल आ गई थी। वही विंग ने यूफे की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया तो मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। इस पर यूफे ने नोट करते हुए कहा, मैं अभी जा रही हूँ। ये बोलकर उसने विंग की तरफ अपनी वो प्यारी सी मुस्कुराहट दी और फिर यूफे वहाँ से जा चुकी थी। वही जैसे यूफे गई, विंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाश, ये झूठ बोलना कितना मुश्किल होता है यार। ये बोलकर उसने इफ़े के जाते फिक्र की तरफ देखा। वही वांग जी जब भी वहीं पर खड़ा हुआ था, विंग वांग जी की तरफ घुमा और वांग जी जब ये देखा तो वो वहाँ से घूमकर वांग जी वहाँ से जाने लगा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे मैंने उसे बोलने जाने के लिए कहा था, तुम्हें थोड़ी ना कहा था। ये बोलकर विंग वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही इफ़ई वी मेंशन से बाहर निकली, वो अपनी गाड़ी में बैठी और वहाँ से वो किसी दूसरी जगह पर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो एक एक रूम था जो कि एक सुनसान जगह पर बना हुआ था, एक छोटा सा घर, एक बिल्कुल किसी झोपड़ी के टाइप का। वो उसके अंदर गई, वहाँ पर एक लड़का, एक एल्फा पहले ही खड़ा हुआ था। वीफे ने जब उसकी तरफ देखा तो वीफे के फेस पर एक स्माइल थी। वो तुरंत कर उसने उस एल्फा को हक कर लिया और सिर्फ हक ही नहीं बल्कि वो उसे किस तक करने लगी। और ये देखकर उस अल्फा ने वीफे की तरफ देखते हुए कहा, अय्या तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या हुआ, क्या तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। इस पर यूफे ने उस अल्फा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रेन, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया, लेकिन वो विभूषण और भी ज़्यादा लेट करना चाहता है, लेकिन अब मेरे पास और टाइम नहीं है। मुझे फेंग ने बताया था कि उसने अपना काम कर दिया है। थोड़ी देर बाद विभूषण के पास एक ऐसा कॉल पहुंचेगा जो उसकी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी होगा। एंड उसके बाद हम वो करेंगे। विंग को जितना जीना था वो जी चुका है, लेकिन अब विंग को इस दुनिया का छोड़कर जाने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर उस अल्फा ने, जिसका नाम और को नहीं बल्कि वी रेन था, उसने ईफे की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो सब कुछ हो चुका है। इस पर ईफे ने नोट करते हुए कहा, हाँ सब कुछ हो चुका है। वो पागल अभी भी उस ओमेगा से डिवोर्स लेने गया है। उसे लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है, उसे किसी और ओमेगा के साथ देखकर मुझे हर्ट होता है, लेकिन ये सब झूठ है। मुझे कभी हर्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे हर्ट होता अगर मैं उससे प्यार करती, लेकिन मैंने उससे प्यार किया ही नहीं। मैंने उस फैमिली से सिर्फ नफ़रत की है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उस फैमिली से सिर्फ नफ़रत करूँगी। उसने मेरी माँ की लाइफ बर्बाद की थी और अब मैं उस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूँगी। उन लोगों ने जितनी मेहनत से उस वी एम्पायर को खड़ा किया है, जितनी मेहनत से विभूषण ने अपने कॉरपोरेशन को खड़ा किया है, उतनी ही ब्रूटली उस कॉरपोरेशन को मैं छीन लूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ता है।
उस जियांग फेंग मियान ने मेरी माँ को मना किया था, उसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई और मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी माँ की कोई बात नहीं सुनी और आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है। ये सब सिर्फ उन दोनों की वजह से हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि अंकल भी मेरे साथ थे, तुम्हारे फादर ने मुझे वो सब कुछ बता दिया, नहीं तो मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इतने सालों से हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका टाइम आ चुका है, तुम बस तैयार रहना। थोड़े ही दिनों बाद हम लोग उस पूरे वी एम्पायर पर राज करेंगे, पूरी वी फैमिली को मैं जड़ से मिटा दूंगी। ये सुनकर उस पर्सन ने भी इफ़े की तरफ देखा और उसने इफ़े की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें दिमाग में मान गया इफ़े, तुम पिछले 7 सालों से वहाँ पर हो, लेकिन उन बेवकूफ़ों को तुम पर शक तक नहीं हुआ। मुझे तो उन पर तरस आता है। ये सुनकर ईफे ने भी हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, मुझे उन पर तरस आता है। वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन कैसे गए जब वो मेरी रियल आइडेंटिटी तक नहीं ढूंढ पाए। खैर, तुम बस तैयार रखना, तुमने उसे कॉल कर दिया है ना, क्योंकि थोड़ी देर में मिस्टर विभूषण लेन मेंशन से निकलने वाला है। ये सुनकर वीरेन ने बस नोट किया और कहा, सब कुछ तैयार है, तुम बस चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ विंग जो वांग जी के पीछे पीछे गया था, वो वांग जी को मनाने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो वांग जी उसने जो कुछ भी बातें हुई थी, विंग के जो सारे एक्सप्रेशंस थे, विंग जो एक्टिंग थी, वो वांग जी ने देखी थी। इसलिए अब विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, तुम्हें तो पता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो अब तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं कब तुमसे नाराज हुआ? इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। इस पर वांग जी ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ विंग, मुझे बस चिंता हो रही है, सब कुछ ठीक होगा ना? इस पर विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी माई लव, सब कुछ ठीक होगा, तुम बस। पर इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग जब फ़ोन को उठाता है और उस सामने वाले पर्सन की बात सुनता है, तो विंग की पूरी बॉडी से कांप जाती है। उसने वांगी की तरफ देखा, विंग का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने हाथ को उस फ़ोन को नीचे रख लिया और उसने वांगी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, मुझे जाना होगा, डेड डेड की तबीयत। ये बोलते हुए विंग पूरी बात भी पूरा नहीं कर पाता और वहाँ से बस भाग जाता है। उसके फ्रेंड्स भी अब तक जा चुके थे, मिस्टर मिसेस लेन भी अपने रूम में जा चुके थे। वही विंग वांग जी को समझ में नहीं आया, विंग वहाँ से जा चुका था, लेकिन इससे पहले कि वांग जी रोक पाता, विंग अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा चुका था। वांग जी विंग के पीछे भागता हुआ डोर पर गया था, लेकिन विंग ने वांग जी की बात नहीं सुनी। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी को पता नहीं क्यों डर लग रहा था। बाहर बहुत बुरा मौसम हो रहा था, हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी और बिजलियां कड़क रही थी। वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी का दिल अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था, घबरा रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद तब 1 घंटे बाद तक भी जब विंग का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो वांग जी विंग को कॉल करने ही वाला था। लेकिन तभी वांग इससे पहले कि वांग जी विंग को कॉल कर पाता, विंग के पर्सनल सेक्रेटरी का वांग जी के फ़ोन पर कॉल आया और जैसे ही वांग जी ने कॉल उठाया, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हेलो, क्या तुम्हें पता है कि विंग कहाँ है? वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ वो? और वो डेड कैसे हैं? इस पर सामने से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एक सन्नाटा था। तभी हाउ शान ने कहा, मिसेस वी, मिस्टर वी का एक बहुत बड़ा ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ है। बस वांग जी ने ये सुना था। अब आज से इस दिन से लगभग 3 हफ्ते के बाद पूरे चाइना के न्यूज़ चैनल्स पर बस एक ही न्यूज़ थी। सभी लोग बस एक ही न्यूज़ बोल रहे थे, क्या वी एम्पायर का और वी कॉरपोरेशन, जो कि चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने खोली थी, क्या वो बैंकरप्ट हो जाएगी? क्या उस पर ताला लग जाएगा? किसी ने भी अभी तक उन दोनों को देखा क्यों नहीं है? आखिरकार इन 3 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ है कि वी कॉरपोरेशन के शेयर इतने ज़्यादा गिर चुके हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 3 हफ्ते में वी कॉरपोरेशन के सीईओ किसी को दिखाई तक नहीं दिए हैं, ना वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना ही अपने बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, ना ही उनकी फैमिली के बारे में कोई कुछ जान रहा है? क्या उनके साथ कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो इसका अपडेट किसी को क्यों नहीं है? आखिर हुआ क्या है? और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज वी कॉरपोरेशन की नीलामी हो ही जाएगी? बस यही जो न्यूज़ थी वो चल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था। पिछले 3 हफ्ते से वी फेंग मियान एंड वी यू का कुछ अता पता था ही नहीं।
तब से किसी ने सीईओ को नहीं देखा। सीईओ का होना एक कंपनी में कितना ज़रूरी होता है, ये बात सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर मीटिंग के लिए, हर डील के लिए सीईओ के साइन लगते हैं, लेकिन विभूषण का कहीं अता पता नहीं था। उसकी वजह से उसकी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, क्योंकि लोग जो थे उसके साथ अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, उनको सीईओ से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। सीईओ कहाँ थे किसी को नहीं पता। अब विभूषण को डील नहीं ले रहा था, ना ही वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स दे रहा था। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था सिक्लूजन में चला गया, वो किसी को कुछ नहीं पता था उसके बारे में। और अब वी कॉरपोरेशन, जो कि वी फैमिली ने पीढ़ियों से चलाई थी, वो कंपनी जो विंग ने अपने दम पर बनाई थी, दोनों ही डाउन जा रही थी, क्योंकि दोनों के सीईओ थे ही नहीं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब तक वापस आएंगे, किसी को कुछ नहीं पता था। बस एक इतनी सिर्फ इन्फॉर्मेशन सबको लगी थी कि आज से 3 हफ्ते पहले मिस्टर वी, सीईओ विभूषण का एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो कैसे हैं किसी का कोई पता नहीं है। ना तो वांग जी के हस्बैंड, ना तो विंग के हस्बैंड का पता है, ना उसके पेरेंट्स का पता है, किसी का कुछ नहीं पता है। इसीलिए अब लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया है कि शायद सीईओ की डेथ उस एक्सीडेंट में हो चुकी है। इसीलिए जिनके जो कंपनीज के शेयर हैं वो कोई उठा नहीं पा रहा है, ना ही इतने जो एलिजिबल लोग हैं इस कंपनी में जो उस कॉर्पोरेशन को संभाल पा रहे हैं। वी कॉरपोरेशन में बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेड पर्सन हैं जो अभी भी वी कॉरपोरेशन का सपोर्ट कर रहे हैं इतने शेयर गिरने के बाद भी, क्योंकि उन लोगों की मदद कभी विभूषण ने की थी, तो इसीलिए अब वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनका सीईओ कहाँ है, कि उनका सीईओ सोच क्या रहा है, तब तक वो क्या मदद कर सकते हैं। और वी को दोनों कंपनियों को संभालने के लिए एक अलग ऑफिस बनाया गया था। उस ऑफिस में दोनों कंपनियों का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको एक साथ यहाँ पर डील किया जाता है, ताकि विंग पर ज़्यादा बर्डन ना हो। और इस कंपनी का जो सीईओ है या फिर कह चेयरमैन, जो कि उन दोनों कंपनियों के आधे काम को संभाल लेता है, वो है वांग जाओचेंग, जो कि विंग का कज़न है। वो यहाँ का चेयरमैन है और वो बहुत अच्छी तरह से इस काम को संभालता है। लेकिन अब जब से विंग लापता हुआ है, तब से दोनों ही कंपनियों की जो ट्रस्टेड पर्सन है वो आकर उससे पूछ रहे हैं कि आखिर विभूषण कहाँ गए, विफेंगमैन कहाँ गए, अचानक कंपनी के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। सभी लोग बस चेंग से पूछ रहे हैं। अब चेंग के पास खुद के पास कोई जवाब नहीं है। उस पूरी वी कॉरपोरेशन जैसे प्रमोशन चल रहा था, सभी लोग बस जाओचेंग पर सवालों की बौछार कर रहे थे कि आखिर विभूषण गया कहाँ, आखिर विफेंगमैन कहाँ गए, अगर क्या कंपनी सच में बैंकरप्ट हो जाएगी, क्या उनकी जो जॉब्स हैं वो चली जाएगी, या फिर वो हो क्या रहा है, इतना बड़ा एम्पायर नीचे गिरने में आ रहा है, इतना बड़ा एम्पायर बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन ना तो चेयरमैन को कोई प्रॉब्लम परवाह है, ना ही सीईओ को कोई परवाह है। आखिर हो क्या रहा है। आज से पहले विभूषण ने अपनी कंपनी को कभी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे ये वी कॉरपोरेशन अनाथ हो चुका है, इसका कोई सीईओ है ही नहीं, इसका कोई करता रहता कुछ है ही नहीं, सभी को यही लग रहा था। और इसीलिए बस सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। उस कंपनी के मीडिया ने चारों तरफ घेर कर रखा हुआ था, और कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी चेंग से पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, उन्हें जवाब चाहिए। विभूषण और विफेंगमैन है कहाँ, कंपनी में चल क्या रहा है, लेकिन चेंग के पास कोई जवाब नहीं थे। और हर दिन की तरह आज भी वो बहुत सारे ट्रस्टेड पर्सन जो अभी भी कंपनी को खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग चेंग से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर है कहाँ। उनमें से एक एल्डर ने कहा, मिस्टर वांग, प्लीज़ हमें बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। क्या सीईओ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो डिसअपेयर हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। हम लोगों ने इतनी मेहनत से जिस कंपनी को खड़ा किया है, सीईओ ने कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी मेहनत से इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और आज पूरे वर्ल्ड में इसकी बस तू हो रही है। प्लीज़ बताइए कि वो है कहाँ, क्या वो कुछ करना चाहते हैं, क्या ये खबर सच है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो क्या वो ठीक है, हुआ क्या है, प्लीज़ हमें जवाब दीजिए। पर जावचेंग के पास कोई जवाब नहीं था, और जावचेंग कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन तभी उन्हें किसी के हील्स की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोग उस तरफ देखते हैं, और वहाँ से एक लेडी बहुत ही एलिगेंटली आ रही थी, जिसने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी। उसके आंखों पर सन ग्लासेस लगे हुए थे। उसके पीछे एक पर्सन ब्लैक कोट में था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो शायद वकील है। और वो लेडी बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत कॉन्फिडेंटली चल कर आ रही थी। वो उन सबके बीच में आई और उसने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आपका सीईओ वापस आ चुका है। और ये सुनकर सभी लोगों ने गेट की तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई आता हुआ नहीं दिखा। तभी उस लेडी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा मतलब ये नहीं है कि सीईओ विभूषण वापस आ चुके हैं, मेरा मतलब ये है कि अब इस वी कॉरपोरेशन का नया सीईओ होगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक थे। तभी वांग जाओचेंग ने पूछा, तुम हो कौन और तुम ये बोल कैसे सकते हो कि इस कॉरपोरेशन का कोई नया सीईओ होगा? इसका सिर्फ एक ही सीईओ है और वो विभूषण है। उसकी परमिशन के बिना या फिर बिना किसी कंसर्ट के हम तुम बोल क्या रही हो? आखिर सीईओ विभूषण आएंगी क्यों नहीं? इस पर उस लड़के ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंगा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और इंस्टेंटली ही उस लड़की की आवाज़ चेंज हो चुकी थी। उस लड़के ने चेंग के पास जाते हुए कहा, चेंगा, क्या आपको विभूषण ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? मेरा नाम वांग इफई है और मैं विंग की गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सुनकर पूरा जो ऑफिस था वो शांत हो गया, क्योंकि सब जानते हैं कि विभूषण की शादी आज से 2-2.5 महीने पहले लेन फैमिली के ओनली हायर, जो कंपनी आज ऊंचाइयों को छू रही है, उसके हायर से लेन वांग जी से हुई थी। तो यीफे उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हैं? और चेंग के फेस पर भी फ़ोन था, क्योंकि उसे नहीं पता था। तभी यीफे ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, लेकिन ये सच है, मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। और आज से 2 हफ्ते पहले एक जैसा कि सबको पता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, ये बात न्यूज़ में भी है। हालांकि इससे रिलेटेड कोई भी खबर अभी तक बाहर नहीं गई है, लेकिन ये बोलकर वो शांत हो गए और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हीं आंसू भरी आंखों से सबकी तरफ देखते हुए कहा, उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था और उस एक्सीडेंट में मिस्टर वी नहीं रहे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि मैं विभूषण से बहुत प्यार करती थी। मुझे समझने में 2 हफ्ते लग गए, लेकिन मेरे विंग ने अपनी मेहनत से जो इस कॉरपोरेशन को खड़ा किया है, मैं उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहती। मेरे विंग का सपना था कि मैं और वो मिलकर इस कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाएं, इसका नाम पूरी दुनिया में करें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि विंग क्या कर सकता है। लेकिन शायद किस्मत में हम दोनों का साथ था ही नहीं। लेकिन जाने से पहले विंग ने इस पेपर पर साइन किया था। ये बोलकर उसने एक पेपर अपने सामने लिया। तभी एक एल्डर ने कहा, तो तुम बोल क्या रहे हो? तो और गर्लफ्रेंड, लेकिन उनकी तो 2 महीने पहले शादी हुई थी और इस पेपर में क्या है? ये सुनकर ईफे ने कहा, ये पेपर इस वी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी का पेपर है। इसमें साफ साफ विंग ने साइन किए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विंग मरने से पहले अपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके जा रहा है। ये बोलकर उसने सबकी तरफ देखा और ये सुनकर तो वहाँ पर जैसे सब नंब हो चुके थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी चेंग ने उस पेपर को यीफे के हाथ से छीन लिया और उसे पढ़ने लगा। तभी यीफे ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ने साथ मिलकर ये सपना देखा था, लेकिन अब शायद किस्मत में हम दोनों का साथ नहीं था। ये बोलकर यीफे और बहुत बुरी तरीके से रोने लगी और वो अभी बहुत वेलुनेबल लग रही थी। ऐसे लग रही थी जैसे सच में उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो विंग के मरने का। विंग अब नहीं है, जिससे उससे उसे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन ये फेस स्मृत कर रही थी। चेंग ने उस पेपर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसमें लिखा हुआ था कि ये कॉरपोरेशन वांग इफे, अब इस कॉरपोरेशन की जो मालकिन है वो वांग इफे ही है। सब कुछ उसमें था जैसा कि अभी अभी इफे ने नरेट किया कि विंग ने इस कॉरपोरेशन का जो सारा जिम्मेदारी है वो इफे को दे दिया है। चेंग ने सबको ठीक से पढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उन साइंस को देखा, उसके फेस पर एक फ़ोन आ गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाता या पूछ पाता, उन्हें किसी के ताली बजाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सुनने के साथ ही सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो एंट्रेंस पर से वी फैमिली का इकलौता सन इन लॉ, विभूषण का इकलौता वेडेड हस्बैंड एंड वी फैमिली की मैडम वी लेन वांग जी वहाँ से चलता हुआ आ रहा था। सिर्फ लेन वांग जी नहीं था, बल्कि लेन वांग जी के साथ एक लॉयर आ रहा था और लॉयर के साथ हाउ शुआन, शाओ शिनचेन, वेनचिंग, वेनिंग और हुईसांग, वो सभी लोग आ रहे थे। वांग जी चलता हुआ अपने ही कॉन्फिडेंस में चलता हुआ वहाँ से आ रहा था। वांग जी ने फुल्ली बिजनेस सूट पहन रखा था और अब वांग जी इतना फेमस हो चुका है कि वांग जी को सब जानते हैं।
पहली बात तो इससे जानते हैं कि वांग जी वींग का हस्बैंड है, और सेकंड इस बात से जानते हैं कि वांग जी वांग को लेन कॉरपोरेशन का CEO है। सभी लोग वांग जी को 2-3 कारणों से जानते हैं। वांग जी उन सबके सामने खड़ा हुआ और उसने यीफई की तरफ देखते हुए कहा, तुमने क्या कहा? तुम वींग की गर्लफ्रेंड हो और वींग ने सारी प्रॉपर्टी को नाम तुम्हारे नाम पर किया है। ये सुनकर यीफई ने वांग की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियाँ बच रही थी, लेकिन तभी वो वकील जो यीफई के साथ आया था उसने यीफई के हाथ पर हाथ रखा और यीफई ने डीप ब्रीथ ली और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं वीं की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये शादी ज़बरदस्ती हुई थी। एंड वींग ये शादी नहीं करना चाहता था। उसने अंकल से कहा था, लेकिन अंकल ने उसकी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती वींग ने तुमसे शादी कर ली। इस शादी में कोई प्यार था ही नहीं, ये बात तुम भी जानते हो, क्योंकि वींग ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। यहाँ तक कि वींग तो तुम तुम्हें पसंद भी नहीं करता था। मैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने तो अपने पेरेंट्स के कहने पर ये शादी की थी, लेकिन विंग तुम्हें पसंद नहीं करता था। और ये मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए एक शौक है ये जानकर कि मैं विंग की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि प्यार फोर्सफुली नहीं होता। मैं विंग से प्यार करती थी और विंग भी मुझसे प्यार करता था, और जब वो एक्सीडेंट हुआ है तो हम दोनों की ही लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा है, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमने वैसे ही अपनी मेहनत से बहुत बड़े कॉरपोरेशन को खड़ा कर लिया है, लेकिन फिर भी तुम उसके हस्बैंड हो, और इस बात से मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम्हें कुछ शेयर इस कंपनी के 5% शेयर में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने यीफई की तरफ देखा। वांग जी का फेस इतना शांत था जैसे किसी तूफान के आने की पहले शांति हो। उसने यीफई की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारा मानना है कि तुम विंग की गर्लफ्रेंड हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता था और मरने से पहले उसने तुम्हारे उसने उन पेपर्स पर साइन किए थे। ये सुनकर ये ने नोट किया तो वांग जी ने कहा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि विंग का एक्सीडेंट हुआ था? इस पर ये थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन फिर उसने उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं विंग के पर्सनल सेक्रेटरी को जानती हूँ, और उसने मुझे बताया था, उसने मुझे कॉल किया था कि विंग का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम श्योर हो कि वो वांग जी का विंग का पर्सनल सेक्रेटरी ही था? इस पर रीफे ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। ये बोलकर रीफे ने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, जिससे वो देखने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर हाउसवान है या नहीं। लेकिन तभी वांग जी ने हाउसवान को पुकारा और हाउसवान भी अंदर आ चुका था। हाउसवान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, यस मिस्टर वी। इस पर वांग जी ने कहा, ये मैडम कह रही कि तुमने इन्हें फ़ोन किया था जब विंग का एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या ये सच है? क्या तुमने इन्हें फ़ोन किया था? ये सुनकर हाउसवान ने नाम अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैंने तो इनको फ़ोन नहीं किया, इनफैक्ट मेरे पास इनका नंबर भी नहीं है। उस वक्त मैंने सिर्फ आपको वो कॉल किया था और मैंने किसी को कॉल नहीं किया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो मिस इफ़ई अब आप क्या कहना चाहोगी? इस पर इफ़ई जिसे डरने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने फेस पर कॉन्फिडेंस बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो हाउसवान था या कोई और था, लेकिन जैसे ही मैंने वो विंग के एक्सीडेंट की बात सुनी मैं घबरा गई थी, मैं पूरी तरह से डर गई थी, इसलिए मैंने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात मुझे उस एक्सीडेंट का पता चला था। ये सुनकर विवांगी ने कहा, ओह, तो आपको पता नहीं चला कि वो कॉल आपको किसने किया था? तो क्या आपको पता था कि विंग को किस हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था? इस पर यीफे ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसे वी उनके ही हॉस्पिटल में लेकर गया था, जो कि चाइना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और मैं खुद वहाँ पर गई थी। इस पर वांग जी ने कहा, तुम्हें तो सच में पता है? तो मरने से पहले विंग ने इस प्रॉपर्टी पेपर पर साइन किए थे। ये सुनकर यीफे ने कहा, हाँ, लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम साबित क्या करना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि विंग इस पर साइन किए थे या नहीं? ये साइन विंग के हैं, एंड मैं विंग के साइन को या फिर वांग जाओचिंग विंग के साइन को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं जानता हूँ, लेकिन एक सेकंड, उस दिन जब विंग का एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन वो तुम्हारे घर से आया था। उस दिन हम सभी लोग वहाँ पर डिनर करने गए थे, और डिनर के बाद ही एक्सीडेंट हुआ था।
वो जहाँ तक मुझे लगता है, जब हम मैं और विंग उस रात बात कर रहे थे तो तुमने हम दोनों की बातें सुन ली होगी और तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने वो विंग का एक्सीडेंट करवाया होगा। और ये बोलकर ईफे ने खुद ही अपने फेस पर हाथ रख लिया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने लालच में आकर ये सब किया था लिन वांग जी। तुम मेरे और विंग के रिश्ते से इतना जेलस हो गए कि तुमने विंग का एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी वेंचिंग ने आगे आते हुए कहा, यीफे तुम्हें बोल क्या रही हो, वांग जी विंग का एक्सीडेंट क्यों करवाएगा। इस पर यीफे ने विंग की तरफ वेंचिंग की तरफ देखा और वो वेंचिंग के पास आ चुकी थी और उसने वेंचिंग को हक कर लिया और वो रोने लगी, ऐसे जैसे उसे फ़र्क पड़ रहा है, जैसे उसे रियलाइजेशन हिट हो रहा है, जैसे उसे गिल्ट हो रहा है कि उसने विंग को वांग जी के घर जाने क्यों दिया। ये फे ने खुद को शांत किया और फिर वेंजिंग की तरफ देखते हुए कहा, वेंजिंग तुम्हें पता है विंग इस शादी से खुश नहीं था, ये बात तुम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। इस पर वेंजिंग ने नोट किया और कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि विंग इस शादी से खुश नहीं था। इस पर इफे ने कहा, हाँ और शादी के 1 महीने बाद ही पता नहीं क्यों पर वांग जी विमेंशन छोड़कर जा चुका था। विंग ने इससे कहा था कि ये विंग को डिवोर्स दे दे, लेकिन इसने विंग को डिवोर्स नहीं दिया और वो विमेंशन से आ चुका था। इसे लग रहा था कि विंग इसके पीछे जाएगा और विंग मुझसे इतना प्यार करता था कि वो डिवोर्स लेने के लिए, डिवोर्स पेपर्स पर इसके साइन लेने के लिए वो विमेंशन चला गया। और विमेंशन जाने के बाद मुझे पहले लगा था कि शायद विंग मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन उस दिन जब हम लोग डिनर पर मिले थे तो विंग ने मुझे समझाया कि वो इस इंसान से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना चाहता है। ये इंसान बहुत बड़ा लालची इंसान है और ये उस पर साइन नहीं करना चाहता। ये कह रहा है कि अगर ये डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा तो इसे वी कॉरपोरेशन का, यहाँ तक कि पूरा जो वी एम्पायर है दोनों कॉरपोरेशन को मिलाकर उसका 50% इसको चाहिए। ये इतना बड़ा लालची हो चुका था, इसलिए विंग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था ताकि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करवा सके और इसे 50% भी देना ना पड़े। लेकिन उस दिन जब मैं वहाँ पर आई और इसने मेरी और विंग की क्लोजनेस को देखा तो ये गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होगा और इसने विंग के साथ झगड़ा किया होगा और उसी वजह से विंग लेन मेंशन से आ गया और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करवा पाया, अब हम दोनों की शादी नहीं होगी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। इसीलिए जब वो गाड़ी चला रहा होगा तो तुम जानते हो उस रात बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही थी तो वो देख नहीं पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसमें हाथ इसका था। अगर ये विंग से झगड़ा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता। और ये सुनकर सभी लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे, लेकिन वांग जी के फेस पर शिकंजी तक नहीं थी। वो बस शांति से खड़ा हुआ था और यीफे की सारे ड्रामा को देख रहा था। वांग जी ने ये सब सुना। सभी लोग वहाँ पर शांत थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। यीफे ने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी वेंचिंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी वांग जी ने डीप ब्रीथ लेते हुए कहा, चेंगा क्या ये साइन जो इस पेपर्स पर हो रहे हैं और विंग के ही हैं। इस पर चेंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तो इतनी देर से यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये विंग के साइन है ही नहीं। इस पर यीफे जिसे शौक हो गई उसने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये कैसे कर सकते हो, ये साइन विंग के हैं। मैं विंग के साइंस को जानती हूँ और मेरे लॉयर से तुम पूछ सकते हो। ये बोलकर उसने अपने लॉयर की तरफ देखा जो कि चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी चेंग ने कहा, हाँ ये साइन वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि लग रहे हैं कि हाँ विंग के हो सकते हैं, लेकिन ये विंग के साइन नहीं है। मैं विंग के साइंस को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शायद किसी ने इन साइंस को कॉपी किया है लेकिन वो एक चीज़ कॉपी करना भूल गया और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर यीफे अपनी जगह पर स्टिफ हो गई। वही वांग जी फेस पर स्मिक आ गया। उसने वो यीफे की तरह देखते हुए कहा, माना ये साइन विंग के हैं या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस यीफे शायद आप एक बात नहीं जानती। इस पर यीफे ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या बात नहीं जानती। इस पर वांग जी ने कहा, यही आप वी परिवार की अभी शायद विल नहीं जानती। उस विल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई वी फैमिली के हायर से या फिर वी फैमिली में शादी करता है तो वो जो प्रॉपर्टी हो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। जैसे जब जब विंग के फादर या फिर कहे कि मेरे फादर इन लॉ की शादी मैडम यू से हुई थी तब विल बनाई गई थी, या फिर कहे कि विल बहुत पुरानी थी और उसमें लिखा गया था कि जब मैडम यू का फर्स्ट बोर्न होगा वो अल्फ़ा हो या ओमेगा हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनका सिर्फ एक बेबी होगा तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, और जब वो हायर बड़ा होगा तो उसकी शादी करने के बाद उसका जो बेबी होगा उसके सारी प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पहले ये प्रॉपर्टी फादर इन लॉ के नाम पर थी, लेकिन फादर इन लॉ ने ये प्रॉपर्टी विंग के नाम कर दी थी, और अब ये जो पूरा एम्पायर है इन दोनों कॉरपोरेशंस को मिलाकर, तुम कितने ही पेपर्स बना लो या विंग कितने ही पेपर्स पर साइन कर दे, वो विल पहले से बन चुकी है, वो विल मान्य है। और उसी विल के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी है ये उस वी कॉरपोरेशन के हायर के हस्बैंड का है, जो कि मैं हूँ, और ये विभूषण के बेबी का होगा आगे जाकर, जो कि मेरा और विंग का होगा, क्योंकि मैं विंग के बेबी से 2 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। तो इनडायरेक्टली सारी प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करती है, और फ्यूचर में ये मेरे और विंग के बेबी से बिलोंग करेगी। तो तुम कितने ही झूठे सिग्नेचर्स करवा लो, तुम कितने ही झूठे पेपर्स बनवा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर ईफे अपनी जगह पर स्टैंड थी, क्योंकि आज से पहले विंग ने कभी किसी विल का जिक्र किया ही नहीं था, क्योंकि ईफे ये भी जानती है कि ये साइन नकली है। ईफे ने बहुत मेहनत से साइन करने सीखे थे। ईफे किसी के भी डुप्लीकेट साइन करने में मास्टर है, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। और उसे लगा था कि यहाँ पर भी चेंग उसका हाथ क्या ही पकड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो चेंग ने उसके साइंस को पकड़ लिया था। ऊपर से वांग जी ये बोल रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ही नहीं, उतने इतने सालों से जो प्लानिंग की थी वो ऐसे ही बर्बाद नहीं हो सकती। और अब यूफे को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये बोल क्या रहे हो, ऐसे कोई विल थी ही नहीं, और तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि विंग मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी फेस पर चकल आ गया। उसने चकल करते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि विंग तुमसे प्यार करता है? तो मिस येफई, मैं आपको बता दूं, या फिर कहूँ कि मिस वांग इफई, जो कि वांग लूसी की बेटी है। और ये सुनकर ईफे अपनी जगह पर स्टैंड हो गई, क्योंकि ये बात आज तक किसी को नहीं पता थी। ईफे ने अपने पेरेंट्स का नाम अलग बता रखा था, ईफे के रियल मदर कौन थी किसी को नहीं पता। वांग जी ने ईफे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे फेस पर 12 क्यों बज गए, और तुम वक्त सफ़ेद क्यों पड़ गई? ओह, शायद तुम्हें अपने असली माँ का नाम पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ। तुम्हें लग रहा था कि पिछले 7 साल से तुम वी फैमिली के साथ खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 7 साल से वी फैमिली तुम्हारे साथ खेल रही है। और 7 साल छोड़ो, तुम्हें लगता है कि पिछले 3 महीने से विंग वही कर रहा है जो तुम कह रही हो। विंग लैंड मेंशन इसलिए आया था ताकि वो मुझसे डिवोर्स पेपर पर साइन ले सके, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विंग इस इरादे से वहाँ पर कभी आया ही नहीं था। विंग आया था मेरे उसके प्यार का कन्फेशन करने, विंग आया था मुझसे माफ़ी मांगने, विंग आया था हमारी शादी को आगे बढ़ाने, और विंग आया था हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमारे साथ खेल रही हो, और लेकिन तुम ये भूल गई कि खेल हम तुम्हारे साथ रहे थे। ये बोलकर यीफे अपनी जगह पर स्टैंड थी, और तभी हाशवान ने आगे आते हुए कहा, आपने सही कहा मैडम भी। और तभी शोएंग ने आगे आते हुए कहा, वांग जी, इसे लग रहा था कि हमें कुछ नहीं पता, पिछले 7 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये वो बेचारी ईफई है जो गांव की साइड से आई है, और ये अपना करियर यहाँ पर बनाना चाहती है। इसने विंग के हार्ट की जो आइस है उसको मेल्ट कर दिया है। इसे यही लग रहा था, और इसने सोचा था कि इसका जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई उसके अंदर जा ही नहीं सकता, कोई पता ही नहीं लगा सकता कि इस लड़की की असली इंटेंशंस क्या थी। ये बोलकर उसने यूफे की तरफ देखा, और तभी यूफे ने वही अपना वो पिटीफुल फिर से पेस बनाया, और उसने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, शुएंग गागा, अभी क्या बोल रहे हो? मैंने क्या किया है, और आप लोग ये क्यों बोल रहे हो? विंग मेरे साथ खेल रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, और मैं किसी के साथ नहीं खेल रही थी। आप लोग झूठा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रहे हो? अब विंग हमारे बीच नहीं रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग जो चाहे वो मेरे साथ करोगे। ये बोलकर ईफे रोने लगती है। तभी वांग जी ने ईफे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी ईफे, तुमने मुझे शक तक नहीं होने दिया। तुमने 7 साल में अगर
फादर इन लो, मेरे डैड तुम्हें नहीं जानते तो शायद तुम वीइंग की लाइफ से वी फैमिली से खेल जाती, लेकिन वो तो शुक्र है कि जब तुम पहली बार वी मिशन आए थे तभी डैड तुम्हें पहचान गए थे और तभी उन्होंने वीइंग को वॉर्न कर दिया था। और ये सुनकर यीफे अपनी जगह पर स्टंड हो चुकी थी। और फिर वांग जी ने यीफे की तरफ देखते हुए कहा, और तुम क्या बोल रही थी, वीइंग हमारे बीच नहीं रहा तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम्हें एक सरप्राइज़ चाहिए या फिर कहे कि तुम्हारे लिए एक शौक। तुमने जो प्लान किया था वी वुशन एंड वी फेंग मैन को मारने का, वो तुम पर उल्टा पड़ चुका है। तुम्हें क्या लगा था तुम पिछले 7 साल से वी फेंग मैन को जहर दोगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा एक ट्रस्टेड पर्सन, तुम्हारा एक पालतू इंसान वी मेंशन में रह रहा है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो विफेंग मैन को जहर दे रहा है, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो तुम बहुत ही गलतफहमी में जी रही थी यीफे, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। और रही बात वीइंग की डेथ की, तो तुमसे ये किसने कह दिया कि व्यूशन मर चुका है। इस पर यीफे की आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा कि क्या, लेकिन न्यूज़ में, और उस दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो तुमने ही तो कहा था कि विंग अब नहीं रहा। ये सुनकर वांगी ने स्मृति करते हुए कहा, तुम इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इतने साल से हमारे साथ नहीं खेल रही थी। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, विंग तुम्हारे साथ खेल रहा था, और हम लोगों ने तुम्हारी लाइफ से कितना हद तक खेला है ये तुम्हें खुद विंग बताएगा। ये बोलकर उसने एंट्रेंस की तरफ देखा और वहाँ से अब 5 लोग आ रहे थे। सबसे पहले आ रहा था विंग, जो कि अपने फुल मजेस्टिक ओरा में था, जैसा कि बिजनेस वर्ल्ड विंग को जानता है। हालांकि विंग के जो सिर पर थे उस पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी विंग का जो ओरा था, विंग की जो डोमिनेंस थी वो बिल्कुल कम नहीं थी। और जैसे ही वी कॉर्पोरेशन को उन ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ ने विंग को देखा, सभी लोगों ने जैसे रिलीफ ब्रीथ ली। सभी लोगों ने जब ये सुना था कि विंग अब नहीं रहा, विंग की डेथ हो चुकी है, सभी को जैसे शौक लगा था, सभी के ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी कि ये उनका सीयू नहीं रहा। लेकिन अब जब वो विंग को देख रहे थे एक अजीब सी खुशी उनके अंदर आ चुकी है, और विंग अपने को बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे फेस के साथ अंदर आ रहा था। उनके पीछे थी वीफेंग मियान एंड मैडम यू। वीफेंग मियान को मैडम यू ने सहारा दे रखा था, वही उनके पीछे थे मिस्टर एंड मिसेस लेन। सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे। विंग वांग जी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गंजा तुम ठीक हो, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। और ये बोलकर उसने अपने हाथ को वांग जी की बेली पर रखा और उसने कहा, हमारा लिटिल वन कैसा है। ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ठीक है विंग, चिंता मत करो। ये सुनकर विंग ने नोट किया और विंग की जो वॉइस थी वो अचानक से शिफ्ट हुई थी। वो जो जिस तरह से कोल्डली आ रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि विंग की जो आवाज़ है वो अभी ऐसी डीप होगी, हार्श होगी, लेकिन वांग जी से बात करते हुए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो फिर से इफ़े के पास घूमा, उसकी जो नजरें थी वो फिर से कोल्ड हो गई। उसने इफ़े की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें मेरा सरप्राइज़ या फिर मैं कहूँ शौक कैसा लगा वांग इफ़े। और ये सुनकर इफ़े अपनी जगह पर ही स्टंड थी। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो, तो, तो तुम जिंदा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खुद तुम्हें उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट होते हुए देखा था। ये सुनकर विंग ने इफ़े की तरफ देखते हुए कहा, यही तो तुम्हारी नादानी रह गई इफ़े। तुम्हें लगा तुम पिछले 7 साल से तुम जो कर रही हो वो हमें किसी को नहीं पता था, तो अब तुम कंफ्यूज हो रही होगी कि हो क्या रहा है। हम पिछले 7 साल से तुम्हें जानते हैं और फिर भी हमने तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। तो चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन 1 सेकंड रुको। ये बोलकर उसने ज़ोर से आवाज़ दी, इंस्पेक्टर साहब। ये बोलकर उसने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी पुलिस अंदर आ चुकी थी, और उन लोगों ने उस वकील जो कि ईफे के साथ था और ईफे को घेर लिया था। विंग ने ईफे की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम पहली बार मुझे यूनिवर्सिटी में मिली थी तो सच में मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। मुझे तुम पर बिल्कुल शक नहीं हुआ था। और जिस तरह से तुम मुझसे बात किया करती थी, जिस तरह से तुम अपनी इनोसेंस दिखाती थी, मैं तुम पर भरोसा करता था कि तुम ऐसी ही हो, और तुम एक अच्छी लड़की हो, एक प्योर हार्टेड गर्ल हो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम बहुत मेहनत करोगी। शुरुआत में मुझे यही लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था। लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर गया था पहली बार, हमारे फ्रेंड्स के साथ जब हम ग्रुप स्टडीज़ के लिए गए थे, तुम्हें याद होगा, और याद नहीं होगा तो याद करो। उस दिन फादर ने तुम्हें देखा था, तुम्हें लगा था कि फादर तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे।
और तुमने कहीं न कहीं खुद को ऐसे दिखाया भी था कि तुम उसकी बेटी नहीं हो जो तुम दिखाती हो, और तुम सच में एक प्योर हार्टेड गर्ल हो, तुम एक मासूम लड़की हो। लेकिन मेरे फादर ने तुम्हें पहचान लिया था। हालाँकि हमें पूरा यकीन नहीं था कि तुम वही होगी, और हमारे फादर ने कभी हमसे उस बात का ज़िक्र भी नहीं किया था। तुम्हारे जाने के बाद फादर ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें जानता कैसा हूँ, और मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। और तब हमारे सामने एक और सच सामने आया था, वो था तुम्हारी माँ और मेरे फादर का। तब जाकर मेरे फादर ने एक बात मुझे और मेरी माँ को बताई थी। मुझे नहीं पता माँ को पता थी या नहीं, लेकिन मुझे वो बात पहली बार उस वक्त पता चली थी, और तुम यकीन नहीं करोगे, जब शुरुआत में मुझे ये बात पता चली थी तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं तुम्हें उसी वक्त सजा दूँ, लेकिन मेरे फादर ने मुझे मना किया। और तुम जानना चाहती हो कि वो बात क्या थी? वो थी कि तुम्हारी माँ ने मेरे फादर को धोखा दिया था। तुम यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरे फादर ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया था। मेरे फादर ने वांग लूसी के साथ ज़बरदस्ती की, उन्हें प्रेग्नेंट किया, और फिर छोड़कर वो यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। तुम इसी गुस्से में यहाँ पर आई थी। मुझे नहीं पता तुम्हें ये बात किसने बताई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं थी। ये सच्चाई ये थी कि तुम्हारी माँ कभी मेरे फादर से प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने तुम्हारी माँ की तरफ कभी उस तरह से देखा ही नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ एक साइको थी जो कि मेरे फादर से प्यार करती थी, या फिर कहे कि वो मेरे फादर से ऑब्सेस्ड थी। इसीलिए उसे खुद नहीं पता था वो जिस इंसान से प्रेग्नेंट थी, ये बात उसे खुद नहीं पता थी, क्योंकि उस वक्त वो ड्रग्स में इतना ज़्यादा लीन रहती थी कि उसे उसके आसपास क्या हो रहा है उसे खुद ये तक नहीं पता था। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत बुरी तरीके से परेशान थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तुम्हारी माँ ने इस चीज़ का इल्ज़ाम फादर पर लगाया, लेकिन ये सच्चाई थी नहीं। मेरे फादर ने कभी तुम्हारी माँ को छुआ तक नहीं था। लेकिन तुम्हें पता नहीं किसने ये बता दिया कि तुम मेरे फादर की बेटी हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब माना तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन गलत ही मिली थी कि मेरे फादर ने तुम्हारी माँ के साथ ज़बरदस्ती की थी, तो फिर भी रिश्ते से हम एक दूसरे के भाई बहन होते। तुम्हें इस चीज़ में डिस्गस्ट फील नहीं हुआ कि तुम मेरे पास आ गई, मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर लगा। अगर तुम इस चीज़ को सोच कर यहाँ पर आई थी कि मेरे फादर ने तुम्हारी माँ को प्रेग्नेंट किया और फिर वो उसे छोड़कर यहाँ पर आ चुके थे, तो भी हम दोनों रिश्ते से भाई बहन लगते थे। ये फिर तुमने इस चीज़ का लिहाज तक नहीं किया और तुम बस मेरे पास आ गए। मुझे तुमसे डिस्गस्ट फील हो रहा था जब मुझे ये बात पता चली थी। धीरे धीरे मैं तुम्हारे इंटेंशन समझ रहा था कि तुम किस तरफ जा रही हो। तुम तुम जिस क्योंकि उस दिन के बाद से ही मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था। तुम किससे मिलती हो, किसके पास जाती हो, मुझे सब पता था। और वो प्यार का नाटक जो तुम इतने सालों से मेरे साथ कर रही थी, वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि तुम किससे प्यार करती हो, तुम्हें किसने मैनिपुलेट किया है। लेकिन मुझे सबूत चाहिए थे, मेरे पास सबूत नहीं थे, और बिना सबूत के पुलिस तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ सकती थी। और मैं देखना चाहती थी कि तुम करना क्या चाहते थे। और रही बात वो इंसान जो तुमने विमेशन भेजा था फादर को जहर देने के लिए, तो शायद तुम्हें पता नहीं है उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो एक्सीडेंट मेरा नहीं हुआ था बल्कि वो उसका हुआ था। शायद तुमने वो बॉडी देखी नहीं कि वो लाश किसकी थी, वो लाश उसकी थी। बस तुमने ये मान लिया कि उस वक्त एक्सीडेंट मेरा हुआ था और जान मेरी गई थी। काश तुम उस लाश को देख लेती। और अब मेरे पास तुम्हारे लिए सबूत हैं, तुम्हारी हर करतूत का सबूत है। और वो इंसान जिसने तुम्हारी मदद की थी उसका सबूत भी मेरे पास है। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे इशारों पर चल रहा हूँ, तुम जो कर रही हो मैं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें मॉडल बना दिया, तुम्हें इस शहर में शटल करवा दिया। पर मुझे तुम्हारे इरादे जान उस वक्त जब शुरुआत में तुम मेरे पास आए थे तो तुमने कुछ प्लानिंग की नहीं थी, वैसे तुम करना चाहते थे, लेकिन पहले तुम मेरे फादर का और मेरी माँ का ट्रस्ट जीतना चाहती थी, इसलिए तुमने इतना साल लगा दिए। और लेकिन जब फादर ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो मेरे साथ तुम्हारी शादी करवा ही नहीं सकते, तो तब तुम्हारा प्लान तुम पर ही बैकफायर कर गया, क्योंकि तुम्हारा प्लान तो था कि तुम मुझे अपने प्यार में पटकोगी और फिर शादी करके विमेंशन में आओगे। धीरे धीरे तुम फादर को जहर दोगी, उन्हें मार दोगी, और फिर कैसे भी करके मुझसे इस पूरी वी कॉर्पोरेशन की जो वी कॉर्पोरेशन को तुम खुद ले लोगी। उसके बाद तुम या तो हमें भी मार देती या फिर तुम हमें उस घर से बाहर निकाल कर फेंक देती। लेकिन
हमें इस चीज़ का पता पहले ही चल गया था, इसलिए फादर ने नाटक किया। और साथ में मैंने और माँ ने भी नाटक किया। माँ ने नाटक किया कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मैंने नाटक किया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन ये सब एक झूठ था, एक फ़रेब था जो हमने तुम्हारे सामने रचा था। जैसा तुमने इतने साल से हमें झूठ बोला, वैसे ही इतने सालों से हमने तुम्हें झूठ बोला। और जब तुम्हें लगा कि अब फादर मानने नहीं वाले हैं, तो आज से 2 साल पहले तुमने अपने उस ये फिर ज़बरदस्ती ट्रस्टेड मुझे पर्सन करना चाहती थी। फैंग को वो धीरे-धीरे हमारे मेरे घर पास आ भेजा रही थी, और ताकि इससे वो पहले कि वो मेरे जो लिप्स काम पर तुम टच कर नहीं कर पाती, पाई मैंने उसे वो कर बस सके। और अपने धीरे पास धीरे उसने पुश जहर कर देना दिया। स्टार्ट कर दिया, ताकि एक बार जब फादर तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करने से कौन रोक सकता है। वैसे भी बीच में जो आ रहे हैं वो फादर ही तो हैं, वही तो मना कर रहे हैं शादी के लिए। फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, फिर तो तुम तो वीमेंशन में आ जाओगी, तुम वेडम भी बन जाओगी। तुमने यही सब सोचा था, लेकिन तुम्हारा जो ये प्लान था वो भी वही बैकफायर कर गया। जब वांग जी की शादी मुझसे की गई, उस वक्त मैं गुस्से में तो था, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें पहले गिरफ्तार करवाना चाहता था, तुम्हारी सच्चाई पहले सामने लाना चाहता था। लेकिन फादर ने मेरी शादी वांग जी से करवा दी। उस वक्त मैं बस नाटक कर रहा था, मैंने वांग जी से कभी नफरत की ही नहीं। हाँ, मैं शादी करना नहीं चाहता था और मैं वांग जी को जानता तक नहीं था, लेकिन फादर ने मुझे बताया था कि वो वांग जी को जानते हैं। तो इसीलिए मैं उस रिलेशनशिप को बढ़ाना भी चाहता था, आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन उस वक्त मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हर वक्त वेडिंग नाइट के दिन भी तुम मुझ पर नज़र रख रही थी, यहाँ तक कि हमारे रूम में तुम हमेशा मुझ पर नज़र रखा करती थी। और इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहता था। मैंने वांग जी को वो ह्यूमिलेशन वर्ड्स कहे, वांग जी को उस रात वो सब कहा, वांग जी और शोएं के बारे में मैंने वो सब कहा। लेकिन जब वांग जी घर छोड़कर आ चुका था, तब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि तुमने जो कैमरा था वो सिर्फ मेरे रूम में लगाए रखा था, और अगर मैं उस कैमरे को हटाता तो शायद तुम्हें शक हो जाता। इसलिए मैंने तुम्हें वही दिखाया जो तुम देखना चाहती थी, और तुमने वो देखा। तुम इतने साल से देख रही थी, लेकिन बीच में तुम्हें इनसिक्योर फील होने लगा कि अगर मैं वांग जी के प्यार में पड़ गया तो तुम क्या करोगी, जो कि मैं बहुत पहले ही पड़ चुका था, पर तुम्हें ये बात पता नहीं थी। हम जब वांग जी घर छोड़कर आया था, और जब मैं वापस वांग जी को लेने 1 हफ्ते बाद वहाँ पर गया था, तभी मैंने वांग जी को सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी माँ की सच्चाई, शादी की सच्चाई, यहाँ तक कि वांग जी से वो हर्टफुल वर्ड कहने की सच्चाई, और मिस्टर मिसेस लेन को मैंने तभी बता दिया था। और तब से वांग जी मेरे साथ इस खेल में शामिल हैं। वो ऐसे दिखा रहा है जैसे सच में वो उससे बहुत नाराज़ है, लेकिन वांग जी शुरू से सब कुछ जानता था। और अब जब हमें पता था कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा एक्सीडेंट प्लान करोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा, तो तुम गलत थी। ये चीज़ मुझे बहुत पहले पता थी। और उस दिन उस पार्टी में जो वांग जी को पैर अड़ाकर गिराने वाला था, वो ये वीरेन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। इसी ने वांग जी को गिराया था, नहीं तो वांग जी को चोट नहीं लगती। और वो आग लगवाई थी वो तुमने लगवाई थी। सभी लोग, किसी को नहीं पता चला कि एक प्यारी सी लड़की इतना सब कुछ कर सकती है। तुमने पहले फादर को मारने की कोशिश की, जब तुमसे वो नहीं हुआ तो तुमने माँ को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, जब तुमसे वो भी नहीं हुआ तो तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ा जो तुम्हारा दुश्मन था वो वांग जी था। तो तुमने वांग जी को हटाने की कोशिश की, तुमने वांग जी के खिलाफ मेरे दिमाग में जहर भरने की कोशिश की। लेकिन जब तुमसे कुछ नहीं हुआ तो तुमने फिर से अपना वही मासूम लड़के वाला खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। तुमने वांग जी को नीचे दिखाने की कोशिश की। वो मैं था जिसने वांग जी को सबको सच्चाई बता दी थी। नहीं तो सच में तुम बहुत बढ़िया एक्टर हो, तुम्हारा एक्टिंग करियर बहुत अच्छा होता, लेकिन तब तक जब तक हमें तुम्हारी सच्चाई पता नहीं होती। लेकिन अब जब हम सब लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता है, तो क्या तुम कुछ कन्फेस करना चाहोगी, या फिर इस चीज़ का तुम्हें अब पता चला है कि तुम इतने सालों से जो सच समझ रही थी वो सच था ही नहीं। बस मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी ज़्यादा गिर सकती हो। ये बोलकर वहाँ पर पूरा रूम साइलेंट था। वांग जी चुपचाप सबको सुन रहा था। मिस्टर और मिसेस वी जो थे वो अपने दांतों को पीस रहे थे। विंग के सभी फ्रेंड्स के आंखों में गुस्सा था। चेंग भी गुस्से में था, वहीं वीरेन डरा हुआ था, क्योंकि उसके फादर ने ईफे से झूठ बोला था। और ईफे ने वीरेन की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि फेंग मिया ने मेरी माँ के साथ वो सब किया है। और फिर तुम ये सब, मतलब तुमने झूठ बोला था, तुम्हारे फादर ने मुझसे झूठ बोला है। ये सुनकर वीरेन ने ईफे की तरफ देखा और उसने सबकी तरफ देखा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब जो है बच नहीं सकता, इसलिए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फेल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि पास ही विंग के फ्रेंड्स थे और पुलिस खड़ी हुई थी, तो सबने उसको पकड़ लिया। और उसने ईफे ने वीरेन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जवाब चाहिए, क्या तुमने
सच में मुझसे झूठ बोला था। ये सुनकर वीरेन ने यूफे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मेरे फादर ने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मेरे फादर तुम्हारी माँ से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ इस वीफेंग म्यान से obsessed थी। और वीफेंग म्यान के पास इतना बड़ा एम्पायर था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा था, और मेरे फादर को ये चाहिए था। मेरे फादर इसकी जगह लेना चाहते थे, लेकिन मेरे फादर कुछ भी करते वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लीगल तरीके से तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इलीगल तरीका अपनाया। उन्होंने तुम्हें मैनिपुलेट करना शुरू किया। बचपन से ही उन्होंने तुम्हें मैनिपुलेट करना शुरू किया कि तुम्हारी मदर के साथ जियांगफिंग मैन ने ज़बरदस्ती की और फिर तुम्हें छोड़कर चले गए। वो जितनी फिक्र विंग की करते हैं वो तुम्हारी करते नहीं हो, तुम्हें अपनी बेटी मानते ही नहीं हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद तक भी मुझे डिस्गस्ट फील होता है। ये प्लान तुम्हारा ही था कि ये जानते हुए भी, माना ये बात झूठ थी कि तुम विंग की बहन हो, लेकिन ये जानते हुए भी कि तुम विंग की स्टेप सिस्टर हो, तुमने उस चीज़ को चुना जो कि शायद ही कोई चुनता। तुमने विंग को अपने प्यार में उस तरीके से डालने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि विंग को सब कुछ पता था, नहीं तो तुम तो पता नहीं किस हद तक जा सकती थी। वो तो विंग ने तुम्हें मना कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम अपने बदले के लिए इतना ज़्यादा गिर जाओगी। ये बोलकर वीरेन ने यूफे की तरफ देखा और यूफे गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। उसने खींच कर एक थप्पड़ वीरेन को दिया। यूफे को जैसे सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने जो कुछ भी किया था वो गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी उस अंधी नफरत में इतना सब कुछ कर दिया था कि अब बचने का कोई तरीका नहीं था। उसने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उसने उसी चीज़ पर यकीन किया जो वीरेन ने उसे कहा था, या फिर वीरेन के फादर ने उससे कहा था। उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं मानी। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे कहा था कि ये लोग, लूसी किस तरीके की इंसान थी, लूसी को ऑब्सेस्ड पसंद थी, लूसी अच्छी नहीं थी। फिर भी यूफे ने कभी उसकी बात नहीं मानी। उसने बात मानी वीरेन के फादर की, और अब वो यहाँ पर खड़ी हुई थी जहाँ पर उसे खुद से अब डिस्गस्ट फील हो रहा था। उसने ये सब क्या कर दिया, पर उसे इस चीज़ का रिलीफ था कि वो विंग की स्टेप सिस्टर नहीं है। उसने आज दिन तक ये किया तो उसे खुद से पहले तो डिस्कस्टिंग फील होता था, खुद ही होता था, लेकिन अभी सिर्फ उसे उसी चीज़ में रिलीफ था। और तो पूरा जो था उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। उसका इतना अच्छा मॉडलिंग करियर जा चुका था। उसके नफ़रत ने, उसके उस धोखे ने, उसके उस लालच ने सब कुछ बर्बाद कर रख दिया था। विंग ने पुलिस की तरफ देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग इसे यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुनकर उन लोगों ने नोट किया और उन्हें वहाँ से ले जा चुका था, क्योंकि वीरेन का कन्फेशन मिल चुका था और उन्होंने वीरेन के फादर को पहले ही अरेस्ट कर लिया था। अब यूफे और वीरेन वहाँ से जा चुके थे। यहाँ पर थे वी फैमिली। वीरेन ने वांग जी की तरफ देखा और सभी लोग वहाँ पर जो थे वो अब जैसे रिलीफ में थे। तभी वो सामने आ गए आते हुए कहा, मुझे ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं देख सकता था कि इसे बस विंग की प्रॉपर्टी चाहिए थी। लेकिन विंग जिस तरीके से एक्टिंग करता था, मुझे ऐसा लगता था कि विंग ये सब देख नहीं पा रहे हैं। वी ब्रो, तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर हो। पिछले 7 सालों में मैं तक नहीं समझ पाया कि तुम ये सब एक्टिंग कर रहे हो। यहाँ तक कि तुमने वांग जी ब्रदर को भी शुरुआत में यही यकीन दिलवा दिया कि तुम उससे नफरत करते हो। तुमने तो जैसे पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। तुम पहले से जानते थे कि ये सब करना चाहते थे, लेकिन तुम बस एक्टिंग कर रहे थे। ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो इंसान कहाँ है। ईफे का मुझे पता था, लेकिन ईफे क्या करना चाहती थी ये मुझे नहीं पता था। और ईफे ने ये सब एक साथ प्लान किया भी नहीं था। ईफे ने ये सब धीरे धीरे प्लान किया, और इस धीरे धीरे में इतने साल बीत चुके थे। मैं ईफे को तभी एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन तभी मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। और इन सबूतों को इकट्ठा करने में वीरेन के फादर के कन्फ्यूजन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन इस बीच में सबसे अच्छी चीज़ हुई थी, वो थी मेरे वांग जी से मेरी शादी। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये फे हमारी लाइफ से जा चुकी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरी एक छोटी सी फैमिली है जहाँ पर मैं अपने हस्बैंड वांग जी और अपने बेबी के साथ रहूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा, और वांग जी ने भी विंग की तरफ देखा, और वो ऑफिस पर से एक बार साइलेंस में चला जा चुका था। अब यहाँ से लगभग 2 महीने के बाद एक फिर से चाइना की न्यूज़ चैनल पर जो खबरें थी, लेकिन अब की बार खबरें कुछ अलग थी। खबरें थी कि चाइना के 2 बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वी कॉरपोरेशन का सीईओ विभूषण एंड लेन कॉरपोरेशन का सीईओ
लिन वांग जी की दोबारा शादी की जा रही है, वो भी ग्रैंड वे में। वो शादी जो पहली बार हुई थी वो भी बहुत ग्रैंड वेडिंग हुई थी, लेकिन अब की बार दोनों ही पार्टी दमदार थी, तो दोनों ही शादियाँ जो शादी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर हो रही थी। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, बिजनेस उन सभी के बिजनेस पार्टनर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। यहाँ तक कि वो शादी ऐसी लग रही थी जैसे इतना ज़्यादा उसमें वो किया गया था। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि अब की बार वांग जी और विंग को पता था कि दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। उस शादी में प्यार था, अफेक्शन था, विश्वास था, जो कि इतने महीनों में उनका जो रिश्ता कभी अप्स एंड डाउन से गया है। जब विंग ने वांग जी के साथ वो सब किया, वांग जी ने विंग पर भरोसा किया और विंग ने वांग जी का भरोसा सच में नहीं तोड़ा। वांग जी ने विंग ने उस भरोसे को तोड़ने नहीं दिया था। और आज वांग जी और विंग की फिर से ग्रैंड वेडिंग थी। आज दोनों खुश थे, किसी के दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। ना तो विंग वांग से नफरत करता था, या फिर उसने कभी की नहीं, ना ही वांग जी सिर्फ इस चीज़ के लिए शादी कर रहा था कि उससे बस वो सिर्फ रिलेशनशिप को निभाएगा, नहीं। आज वो अपने अल्फा के सामने खड़ा हुआ था जिससे वो प्यार करता है, जो कि उसके बेबी का फादर है। और विंग भी उस ओमेगा के सामने खड़ा था जिससे वो प्यार करता है, जिसने उसकी इन सब में मदद की है, जिसने उसके ट्रुथ को एक्सपोज होने से बचाया है। वांग जी ने उसे समझा है कि विंग ने ये सब क्यों किया था। अगर वांग जी की जगह शायद कोई और होता तो वो विंग को समझ नहीं पाता, लेकिन वांग जी ने उसे समझा है। विंग की पिछली गलतियों के लिए उसने उसे माफ़ किया है। हालांकि विंग ने गलतियां जानबूझकर नहीं की थी, उसे ये सब करना पड़ा था, लेकिन फिर भी गलती होती है। और वांग जी ने बहुत सोच समझ कर विंग को माफ़ किया था। और अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। उन दोनों के हाथ में एक दूसरे की वेडिंग रिंग थी, दोनों ने वॉक्स ले लिए थे और वो सामने की तरफ देख रहे थे जहाँ पर सभी लोग खुश थे। विंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और वांग जी ने भी प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो वो अपने हस्बैंड पर भरोसा करेगा, अपनी फैमिली को खुश रखेगा, और भले ही कितनी ही मुश्किलें आए वो दोनों एक साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना करेंगे। तो ये स्टोरी हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसके फैमिली मोमेंट्स जो है मैं जल्दी एक एपिलॉग में लेकर आऊँगी। एंड अब की बार मैं ये जानवर फेस्ट में पार्ट लेने का सोच रही हूँ, तो देखती हूँ कि ले पाती हूँ या नहीं, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। उसका थंबनेल में 1-2 दिन में आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप मुझे बता देना कि आपको स्टोरी चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।